So, good morning, all of you. Welcome to this webinar on credit risk modeling, that is CRM 30 under 30. Now, जिन लोगों का क्रेडिट रिस्क मॉडलिंग में बैकग्राउंड नहीं है, मैं उनको थोड़ा सा आइडिया देना चाहूंगा कि क्रेडिट रिस्क मॉडलिंग होता क्या है। देन डेफिनेटली अपने बात करेंगे कि अगर आप क्रेडिट रिस्क मॉडलिंग सीखना चाहते हो तो कौन से मॉडल्स आपको सीखने चाहिए। नाम से आपको पता लग रहा है क्रेडिट रिस्क मॉडलिंग। तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। नाउ जस्ट टू गिव यू अ कंटेक्स्ट, जो लोग अगेन क्रेडिट रिस्क मॉडलिंग जानते नहीं है, आई जस्ट वांट टू गिव अ कंटेक्स्ट कि क्रेडिट रिस्क मॉडलिंग होता क्या है। आप सबको पता है कि बैंक्स का काम है लोन्स देना, राइट। तो वो जो लोन्स दिए जाते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल बैंक्स किसी को भी लोन नहीं देता है ऐसे ही। बैंक्स सबसे पहले इवैल्यूएट करते हैं कि एक कस्टमर कितना क्रेडिट वर्दी है, एक कस्टमर क्या अच्छा है, क्या उसको लोन देना चाहिए कि लोन नहीं देना चाहिए। मैं किस तरह के कस्टमर को लोन देना चाहूंगा जिसका पे बैक का चांस इज वेरी हाई, जो मेरा पैसा वापस करेगा। सो वी हैव टू इवैल्यूएट द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द कस्टमर्स। ये तो एक क्रेडिट रिस्क का पार्ट है, क्योंकि हम कस्टमर की क्रेडिट वर्दीनेस को असेस करना चाह रहे हैं, क्रेडिट रिस्क को असेस करना चाह रहे हैं। अगर कोई कस्टमर बैंक में जाएगा, बैंक विल फर्स्ट ऑफ ऑल बिल्ड सम मॉडल्स। वो मॉडल्स क्या करेंगे, हिस्टोरिकल डेटा को उठाएंगे कि हिस्टोरिकली इस तरह के कस्टमर्स को जब लोन दिया गया था, कितने कस्टमर्स ने पे बैक किया, कितने कस्टमर्स ने पे बैक नहीं किया, डिफॉल्ट किया। तो उस केस में कुछ आइडियाज आपको लगेंगे कि हाँ, ये जो अपकमिंग कस्टमर है इसका चांस ऑफ डिफॉल्ट क्या है, एंड अकॉर्डिंगली आई विल डिसाइड कि मुझे उसको लोन देना है कि लोन नहीं देना है। तो सिंस यहाँ पे हिस्टोरिकल डेटा का बात आया, मैं हिस्टोरिकल डेटा लूंगा, उसमें कुछ पैटर्न्स आइडेंटिफाई करूंगा कि हाँ, इस एज ग्रुप के लोग ज्यादा डिफॉल्ट करते हैं, इस इनकम ग्रुप के लोग डिफॉल्ट नहीं करते हैं, इस एम्प्लॉयमेंट के लोग डिफॉल्ट करते हैं। तो आई विल आइडेंटिफाई सम काइंड ऑफ पैटर्न्स इन द डेटा एंड आई विल यूज दोस पैटर्न्स टू प्रिडिक्ट अ न्यू कस्टमर। इसीलिए मॉडलिंग का बात आ रहा है, क्रेडिट रिस्क मॉडलिंग। बैंक में कस्टमर आया, उस कस्टमर को पहले हम लोग इवैल्यूएट करेंगे, उसका क्रेडिट वर्दीनेस चेक करेंगे, उसका क्रेडिट रिस्क चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे? बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कस्टमर्स। जो पास्ट में 10 साल से आप बिजनेस में हो, 15 साल से आप लोन दे रहे हो, वो 15 साल से जो आप लोन दे रहे हो, वो कस्टमर्स ने कैसा बिहेव किया, वैसा ही बिहेवियर आप इस कस्टमर से एक्सपेक्ट करोगे। एंड अकॉर्डिंगली यू विल मेक अ डिसीजन कि एक कस्टमर को लोन देना है कि नहीं देना है। दैट इज एसेंशियली क्रेडिट रिस्क मॉडलिंग। क्रेडिट रिस्क मॉडलिंग का मतलब क्या है? कुछ ऐसे मॉडल्स बनाना, कुछ ऐसे मॉडल्स बनाना जो आपको हेल्प करेंगे टू प्रिडिक्ट द बिहेवियर ऑफ द कस्टमर, टू प्रिडिक्ट द क्रेडिट रिस्क ऑफ द कस्टमर। एक कस्टमर का चांस ऑफ डिफॉल्ट क्या है, एक कस्टमर से कल को कितना लॉस हो सकता है, एक कस्टमर के लिए मुझे कितना प्रिपेयर्ड रहना है, वो सारा क्रेडिट रिस्क मॉडलिंग हमें सिखाता है, राइट। आई स्टार्टेड क्रेडिट रिस्क मॉडलिंग अराउंड 10 years बैक। जब मैंने सीए के बाद एफआरएम स्टार्ट किया था, तो आई स्टार्टेड क्रेडिट रिस्क मॉडलिंग 10 years बैक। 10 साल पहले इंडिया लेवल पे क्रेडिट रिस्क का कुछ अवेयरनेस इतना नहीं था, जबकि बैंक्स लोन दे रहे हैं बहुत सालों से, राइट। 25-30 सालों से अगर आप देखोगे तो बैंक्स का लोन बुक कंटिन्यूअसली ग्रो ही कर रहा है, बट क्रेडिट रिस्क का अवेयरनेस नहीं था। आज से 10 साल पहले का बात कर रहा हूं। बट जिस तरह से एपिसोड्स हुए और बड़े बड़े डिफॉल्ट्स हुए, जिस तरह से बड़े बड़े डिफॉल्ट्स होने के कारण बैंक्स को बड़े बड़े लॉसेस हुए, तो क्रेडिट रिस्क का अवेयरनेस बढ़ा। क्रेडिट रिस्क मॉडलिंग का लैंडस्केप इज वेरी वेरी बिग, इट्स अ वेरी बिग लैंडस्केप। उसके अंदर आपके कुछ इंटरनल मॉडल्स आते हैं, आपके कुछ रेगुलेटरी मॉडल्स आते हैं, क्योंकि रेगुलेटर्स भी चाहता है कि आप क्रेडिट रिस्क मॉडलिंग करो, और क्रेडिट रिस्क मॉडलिंग करके कस्टमर्स से क्या लॉस हो सकता है उसको आज ही आप असेस करो, एंड देन बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, एंड देन बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, राइट। तो मैं आपको अगले 1 घंटे में बताने वाला हूं कि सीआरएम के अंदर, क्रेडिट रिस्क मॉडलिंग के अंदर कौन कौन से मॉडल्स हैं जो बहुत फेमस है, वो मॉडल्स का यूज क्या है, एंड अल्टीमेटली अगर आपको करियर बनाना है क्रेडिट रिस्क में तो आपको क्या चीजें सीखनी चाहिए, एंड लास्टली
आपको कहां कहां पे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी आफ्टर लर्निंग क्रेडिट रिस्क मॉडलिंग। बट जस्ट टू गिव यू अ ग्लिम्स ऑफ द एंटायर लैंडस्केप ऑफ क्रेडिट रिस्क, मैंने एक माइंड मैप आपके सामने खोला है कि एक कस्टमर बैंक के अंदर आया, उसने लोन के लिए अप्लाई किया। सबसे पहले आप उस कस्टमर का एक क्रेडिट स्कोर निकालोगे, आप उसका क्रेडिट वर्दीनेस इवैल्यूएट करोगे, आप उसका क्रेडिट स्कोर निकालोगे। क्रेडिट स्कोर बताएगा वो कस्टमर कितना क्रेडिट वर्दी है। अगर वो कस्टमर क्रेडिट वर्दी हुआ तब आप उसका लोन एक्सेप्ट कर लोगे, वरना आप उसका लोन रिजेक्ट कर दोगे। दैट इज द फर्स्ट मॉडल, एक कस्टमर का क्रेडिट वर्दीनेस चेक करना। नाउ सपोज आपने डिसाइड किया कि हम कस्टमर का लोन एक्सेप्ट करेंगे, तो उसके बाद द नेक्स्ट डिसीजन इज कि हम लोग क्या रेट चार्ज करेंगे, हम लोग क्या प्राइस चार्ज करेंगे कस्टमर से। हम लोग कस्टमर को लोन 8% पे देंगे, या 8.5% पे देंगे, या 9% पे देंगे। दैट इज द सेकेंड डिसीजन दैट वी हैव टू टेक। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट वी विल चार्ज फ्रॉम द कस्टमर, दैट इज कॉल्ड लोन प्राइसिंग। दैट इज कॉल्ड लोन प्राइसिंग। तो लोन प्राइसिंग जो है वो भी बैंक्स को करनी पड़ती है, उसके लिए भी आप मॉडल्स बनाओगे, बिकॉज आप सभी कस्टमर से यू कैन नॉट चार्ज अ फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट। आप रिस्कियर कस्टमर से ज्यादा इंटरेस्टेड चार्ज करोगे, लेस रिस्कियर कस्टमर से कम इंटरेस्टेड चार्ज करोगे। तो उसको बोलते हैं रिस्क बेस्ड प्राइसिंग। क्या उसके लिए भी बैंक में मॉडल्स बनते हैं? द आंसर इज यस। तो सपोज बहुत सारे लोगों को ऐसे लोन दिया गया, उनका प्राइसिंग भी किया गया। अब वो जो इतने सारे लोगों को लोन दिया गया है, कल को वो कस्टमर्स डिफॉल्ट कर सकते हैं। वो कस्टमर्स अगर डिफॉल्ट करेंगे तो उस पे लॉसेस हो सकते हैं, राइट। वो कस्टमर कल को अगर डिफॉल्ट करेंगे, सपोज मैंने 100 करोड़ का लोन बुक रखा है, उसमें से 3% कस्टमर्स ने डिफॉल्ट कर दिया, माई लॉस विल बी, सिंपल लैंग्वेज में इट विल बी 3 करोड़। तो कितने कस्टमर्स डिफॉल्ट करेंगे, या क्या मेरा लॉस परसेंटेज होगा इन द एंटायर लोन बुक, दैट इज अनसर्टेन। मेरा लोन बुक में मेरा लॉस परसेंटेज क्या होगा, दैट इज अनसर्टेन। तो जहां पर भी अनसर्टेनिटी आती है वहां पे स्टैटिस्टिक्स आता है, वहां पे एनालिटिक्स आता है, क्योंकि वहां आप प्रिडिक्शंस करते हो। तो मेरा लॉस परसेंटेज कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी 1%, इट कैन बी 2%, इट कैन बी 3%, इट कैन बी 5%, इट कैन बी 7%, इट कैन बी 9%, इट कैन बी 10%। वो लॉस परसेंटेज कितना होगा वो आपको यहां पे एक्स एक्सिस पे दिख रहा होगा, एंड वाई एक्सिस पे हमारे पास प्रोबेबिलिटीज है कि अलग अलग लॉस होने का चांस क्या है, अलग अलग लॉस होने का फ्रीक्वेंसी क्या है, चांस क्या है, सच दैट वी गेट दिस काइंड ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। आपको एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या बता रहा है कि अलग अलग पॉसिबल लॉसेस क्या हो सकते हैं, दैट इज ऑन द एक्स एक्सिस, एंड वो लॉसेस होने का चांस क्या है, दैट इज ऑन द वाई एक्सिस। So we have the different possibilities of losses on x-axis and the corresponding frequencies on the y-axis, such that we are getting a loss distribution. यहां से क्रेडिट रिस्क मॉडलिंग का रेगुलेटरी लैंडस्केप चालू होता है। रेगुलेटरी लैंडस्केप से पहले बिजनेस लैंडस्केप था कि कस्टमर आया, वो कस्टमर को आपने इवैल्यूएट किया, उसको क्रेडिट स्कोर असाइन किया, कस्टमर हेल्दी है कि नहीं वो असेस किया, उसके लिए हम लोग स्कोर कार्ड्स बनाते हैं। दैट इज बिजनेस मॉडल, क्योंकि आप उससे बिजनेस कर रहे हो, डिसाइड कर रहे हो किसको लोन देना है किसको नहीं देना है। सेकेंडली आपने कुछ मॉडल्स बनाए टू डिसाइड कि कस्टमर से क्या इंटरेस्टेड चार्ज करेंगे, क्या मैं 8% चार्ज करूं, या 8.5 चार्ज करूं, या 7.5 चार्ज करूं। दैट इज रिस्क बेस्ड प्राइसिंग मॉडल, दैट इज कॉल्ड रिस्क बेस्ड प्राइसिंग मॉडल, दैट इज ऑल्सो इंटरनल मॉडल। बट अब बात कर रहे हैं कि सिंस आप बहुत सारे कस्टमर्स को लोन दोगे एंड वो लोन्स पे आपके लॉसेस हो सकते हैं, तो लॉसेस का एक डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा। On the x-axis, we have different possibilities of losses. On the y-axis, we have the corresponding probabilities, such that we get a probability distribution. वो probability distribution में हम लोग 3 पॉइंट्स कट करते हैं। We find out the expected loss. We find out the expected loss. फॉर एग्जाम्पल 2%, कि मैंने जितना भी लोन बुक दिया है उसका 2% एक्सपेक्टेड है, बिकॉज बिजनेस का नेचर है कि कुछ लोग तो डिफॉल्ट करेंगे ही करेंगे। आप जितना मर्जी इवैल्यूएशन कर लो, सम कस्टमर्स विल स्टिल डिफॉल्ट, बिकॉज आज उनका कंडीशंस अच्छा है, कल को जब वो लोन चुकाने की बात आई क्या पता उनकी जॉब चली जाए, बिकॉज इकोनॉमी इज इन स्ट्रेस।
So 2% customers are expected to default. That is your expected loss. Then we have something called as worst case loss. कल को अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस हो गई, then the losses will be higher. That is my worst case loss. That is my worst case loss around 11%. एंड गॉड फॉरबिड अगर कोई कोविड जैसा सिचुएशन हो गया, कोई स्ट्रेस्ड सर्कमस्टांसिस हो गया, द लॉसेस विल बी इवन हायर. दैट इज माय स्ट्रेस्ड लॉस. तो रेगुलेटर क्या बोलता है कि प्लीज आप अपने एक्सपेक्टेड लॉस को भी क्वांटिफाई करो, आप अपने वर्स्ट केस लॉस को भी क्वांटिफाई करो, आप अपने स्ट्रेस्ड लॉसेस को भी क्वांटिफाई करो. एक्सपेक्टेड लॉस, वर्स्ट केस लॉस, स्ट्रेस्ड लॉस. क्वांटिफाई करके क्या करें? पहली बात तो ये नंबर्स मैंने क्वांटिफाई किया ना, बिकॉज मुझे नहीं पता कितना एक्सपेक्टेशन है लॉस का. आई नीड टू मॉडल इट, आई नीड टू प्रिडिक्ट इट. तो वो जो एक्सपेक्टेड लॉस है उसके लिए हम लोग प्रोविजंस रखते हैं अंडर IFRS 9 स्टैंडर्ड्स. अभी आपने सुना होगा एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस प्रोविजनिंग, बहुत फेमस हो रहा है IFRS 9 के अंदर. तो आप 2% लॉसेस के लिए प्रोवाइड फॉर करोगे, अपने PNL में से पहले ही पैसा सेट असाइड कर दोगे. इट इज लाइक सेइंग कि आपका कुछ सैलरी आता है, बट आपको पता है कि आपका इतना तो मेडिसिन कॉस्ट है, तो आप पहले से उस पैसे को सेट असाइड कर दे रहे हो. राइट. ये जो एडिशनल लॉसेस हैं ओवर एंड अबव 2%, दैट इज अराउंड 9%, उसके लिए रेगुलेटर बोलता है कि आपको कैपिटल रखना है. जैसे हम लोग सेविंग्स रखते हैं ना कि कल को खराब टाइम में यूज कर लेंगे, तो वी हैव टू कीप कैपिटल फॉर दिस एडिशनल लॉसेस. दीज आर कॉल्ड अनएक्सपेक्टेड लॉस. इसके लिए हम लोग कैपिटल रखते हैं अंडर बाजल. बाजल स्टैंडर्ड्स हैं जिसके अंदर आप कैपिटल रखते हो. एंड देन वी हैव एक्सट्रीम लॉसेस. एक्सट्रीम लॉसेस अंडर स्ट्रेस टेस्टिंग, उसके लिए हम लोग एडिशनल कैपिटल रखते हैं अंडर आई कैप. अंडर आई कैप. राइट. तो यहां से पूरा रेगुलेटरी जो रेजीम है उसका जन्म हुआ कि आपको बेसिकली लॉसेस को मॉडल करना है कि लॉसेस कितने कितने हो सकते हैं अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, अंडर अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टांसेस एंड अंडर स्ट्रेस्ड सर्कमस्टांसेस. एंड देन यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट. प्रिपेयर्ड कैसे हो रहे हैं? एक्सपेक्टेड लॉस के लिए हम लोग प्रोविजंस रखेंगे, PNL में से पहले ही पैसा सेट असाइड कर देंगे. अनएक्सपेक्टेड लॉस के लिए हम लोग कैपिटल मेंटेन करेंगे. एंड और जो आपके एक्सट्रीम लॉसेस है उसके लिए या तो इंश्योरेंस लो और एडिशनल कैपिटल रखो, दोनों में से कुछ भी कर सकते हो. राइट. सो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दीज लॉसेस, दिस पॉसिबल लॉस डिस्ट्रीब्यूशन. तो यहां से रेगुलेटरी मॉडल्स का भी पूरा लैंडस्केप स्टार्ट होता है. तो आपके क्रेडिट रिस्क के अंदर बिजनेस मॉडल्स हैं. बिजनेस मॉडल्स मतलब ऐसे मॉडल्स जो आप अपने बिजनेस के लिए यूज करते हो. जैसे एक मॉडल आप यूज करते हो कि हम लोग किसको लोन देंगे, किसको लोन नहीं देंगे. ओरिजिनेशन डिसीजन, किसको लोन देना है किसको नहीं, उसके लिए हम लोग क्रेडिट स्कोर कार्ड्स बनाते हैं. दूसरा डिसीजन है जिसको लोन देना है किस रेट पे देना है, प्राइसिंग, रिस्क बेस्ड प्राइसिंग. तो ये आपके बिजनेस मॉडल्स हैं. एंड ये आपके रेगुलेटरी मॉडल्स हैं जहां आपको एज पर द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स लॉसेस को क्वांटिफाई करना है एंड उसके लिए या तो प्रोविजंस रखने हैं या उसके लिए कैपिटल रखना है. प्रोविजन का सिंपल मतलब है पहले ही पैसा सेट असाइड कर दो अपनी सैलरी में से. इन कंपनी टर्म्स पहले ही पैसा PNL में से सेट असाइड करके रख दो, क्योंकि ये लॉस एक्सपेक्टेड है कि फ्यूचर में लॉस हो सकता है, तो आज ही पैसा सेट असाइड कर दो ना. एंड देन अनएक्सपेक्टेड लॉस के लिए आप कैपिटल रखो एंड एक्सट्रीम लॉसेस के लिए और एडिशनल कैपिटल रखो. अगर आप और कैपिटल नहीं रख पा रहे हो और सेविंग नहीं कर पा रहे हो तो आप इंश्योरेंस ले लो. दैट इज योर स्ट्रेस टेस्टिंग. राइट. अभी आप सबको पता है कि ट्रंप ने क्या हालत कर रखी है दुनिया की. तो जो भी ट्रंप अभी कर रहा है उसके कारण क्रूड ऑयल इतना जोर से बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन का डर हो रहा है. राइट. उसके पहले जो एक्सपोर्ट्स वगैरह के ऊपर सैंक्शंस लगाए गए थे वो एक प्रॉब्लम बना हुआ था. तो कितने सारे स्ट्रेस सिनेरियोज हो रहे हैं. वो स्ट्रेस सिनेरियोज में बैंक विल फेस एडिशनल लॉसेस. दैट इज स्ट्रेस टेस्टिंग. दैट इज स्ट्रेस टेस्टिंग. इनफैक्ट जब मैं बोल ही रहा हूं तो अभी मैं कुछ ही दिनों में एक वेबिनार लेने वाला हूं ऑन जियोपॉलिटिकल स्ट्रेस टेस्टिंग, कि जियोपॉलिटिकल सिनेरियोज के लिए बैंक कैसे क्वांटिफिकेशन करते हैं एंड कैसे प्रिपेयर रहते हैं. तो उसको भी पक्का से ज्वाइन कीजिएगा, तो आपको पता लगेगा स्ट्रेस टेस्टिंग कैसे की जाती है. राइट. बट इज द आइडिया क्लियर कि क्रेडिट रिस्क मॉडलिंग के अंदर दो तरह के रेजीम्स है, बिजनेस मॉडल्स, रेगुलेटरी मॉडल्स. बिजनेस मॉडल्स के अंदर स्कोर कार्ड्स आएगा, प्राइसिंग मॉडल्स आएंगे.
लेकिन रेगुलेटरी मॉडल्स के अंदर आपके प्रोविजंस आएंगे आईएफआरएस 9, कैपिटल आएगा अंडर बाजल, एंड एडिशनल कैपिटल आएगा अंडर आई कैप। आई कैप का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनल कैपिटल एडिक्वेसी असेसमेंट प्रोग्राम। ठीक है, जो बैंक्स का फादर है ना आरबीआई, आपको पापा को शो करना है कि हाँ हम लोग स्ट्रेस टाइम पे जो है प्रिपेयर्ड है कि अगर कल को कोई स्ट्रेस सिनारियो हो गया तो हमारे लॉसेस 12, 12.5, 13% होंगे, तो हमारे पास वो लॉस जो है बर्दाश्त करने की क्षमता है। बिकॉज अगर बैंक के पास वो लॉस सरवाइव करने की क्षमता नहीं होगी, कैपेबिलिटी नहीं होगी, तो अल्टीमेटली छोटे छोटे डिपॉजिटर का पैसा डूब जाएगा। इसीलिए रेगुलेटर ने रेगुलेशन लगाया हुआ है कि वो जो डिपॉजिटर का पैसा है वो प्रोटेक्टेड रहे। उसके लिए आपको क्वांटिफाई करना है कि क्या लॉस हो सकता है, एंड आपको पहले से प्रिपेयर रहना है। राइट, कैसे प्रिपेयर रहना है? आपको उसके लिए कैपिटल मेंटेन करके रखनी है कि कल को अगर उस तरह का सिनारियो हुआ, यू आर एबल टू सर्वाइव दैट काइंड ऑफ लॉस एज अ बैंक। बिकॉज अदरवाइज तो डिपॉजिटर्स का जो पैसा है, हार्ड अर्न मनी बैंक के अंदर जो रखा हुआ है, वो भी तो डूब सकता है ना अगर बैंक डूब गया तो। सो दैट इज वाई रेगुलेशंस आर रिक्वायर्ड। नाउ ये कोर्स मेरा ऑलरेडी आप सबको बताया कि 2021 से चल रहा है, एंड आई थिंक दिस हैज बीन द मोस्ट पॉपुलर कोर्स इन द रिस्क एनालिटिक्स स्पेस। क्रेडिट रिस्क मॉडलिंग का जो हमारा ये कोर्स है, मैं एक बारी अपने पैकेज के अंदर जा रहा हूं। इस कोर्स के अंदर हम लोग ऑलरेडी सब कुछ कवर कर रहे हैं, सारे के सारे बिजनेस मॉडल्स हो, राइट, या सारे के सारे रेगुलेटरी मॉडल्स हो, जैसे मैंने अभी कुछ वर्ड्स बोले, बाजल, आईएफआरएस 9, स्ट्रेस टेस्टिंग, ये सारे मॉडल्स अच्छे से कवर्ड है। अराउंड 150 आवर्स का ये रिकॉर्डिंग्स आपको दिख रहा होगा सामने, सेल्फ पेस्ड लर्निंग 150 आवर्स का है ये। मैं आपको बता रहा हूं, आपको मॉड्यूल 1 दिख रहा है, देन मॉड्यूल 2, देन मॉड्यूल 3, आपको स्कोर कार्ड्स भी दिखेगा मॉड्यूल 4, आपको मशीन लर्निंग भी दिखेगा मॉड्यूल 5, एंड देन मॉड्यूल 6, मॉड्यूल 7, कुछ एक्स्ट्रा मॉड्यूल्स हैं। द पॉइंट इज, ये कोर्स हमारा चल रहा है फ्रॉम 2021, एंड इस कोर्स को मैं कंटिन्यूअसली अपडेट करते आया हूं फ्रॉम लास्ट 3 इयर्स। जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, एंड टू बी प्रिसाइज, हमारे साथ आज के दिन में इंडिया लेवल पे वी हैव अराउंड 1800 रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस कोर्स के अंदर, एंड दे कैन वाउच फॉर इट कि हम लोग जितना लेवल ऑफ प्रैक्टिकलनेस इसमें कवर कर रहे हैं, उतना शायद आप जॉब में भी नहीं करते हो। तो मैं ऑलरेडी 3 साल से, 4 साल से इस कोर्स को अपडेट करते आया हूं। बट अब काफी सारे लोगों की डिमांड आ रही थी कि सर आप प्लीज एक लाइव बैच लेके आइए। तो उसी डिमांड को मीट करने के लिए, अल्टीमेटली जो डिमांड्स आएगी वो आपको मीट करनी पड़ेगी एज अ वेंडर, तो उसी डिमांड को मीट करने के लिए हम लोग एक नया बैच लेके आ रहे हैं, CRM 30 under 30, दैट इज आफ्टर 4 इयर्स। इन बिटवीन हमने डेफिनेटली कंटेंट को अपडेटेड रखा, नया नया क्लास डालते रहे, पुराने पुराने क्लास को रिप्लेस करते गए, बट एक फुल ब्लोन बैच नहीं लिया। इस बारी आई एम टेकिंग अ फुल बैच CRM 30 under 30। मैंने उसका थीम 30 under 30 ऐसा क्यों रखा? बिकॉज मैंने ओवर द इयर्स कंसल्टिंग करके आइडेंटिफाई किया है कि ऐसे 30 मॉडल्स हैं जो अगर किसी ने जान लिए ना, तो उसका 5 साल का एक्सपीरियंस हो क्रेडिट रिस्क में, वैसा नॉलेज उसको मिल जाएगा। अगर ये 30 मॉडल्स इन एंड आउट जान लिए, 30 मॉडल्स का मतलब सिर्फ 30 एक्सेल शीट्स नहीं है। 30 मॉडल्स का मतलब वो 30 मॉडल्स का डिजाइनिंग, उसके लिए क्या डेटा चाहिए, वो मॉडल को डेवलप करना, वो मॉडल को वैलिडेट करना, पूरा का पूरा पाइपलाइन का बात कर रहा हूं। तो 30 मॉडल्स की पाइपलाइन अगर आपने जान ली, देन यू आर सॉर्टेड। देन मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि इस वर्ल्ड में आपको क्रेडिट रिस्क में, ठीक है, कोई नीचा नहीं दिखा सकता। आपका जो नॉलेज होगा ना, दैट इज ऑन द टॉप इन द एंटायर वर्ल्ड, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। इवन अगर आप ग्लोबली बात करोगे तो इस तरह का नॉलेज आपको नहीं मिलेगा। तो ये 30 मॉडल्स क्या है, उसका ग्लिम्स मैं आपको देना चाहता हूं। ऑब्वियसली ये 30 मॉडल्स जो मैं 6 महीने में कवर करने वाला हूं, उसको अगर मैं अगले आधे घंटे में या 45 मिनट्स में बोलूंगा, तो शायद आपको 20% ही समझ में आएगा। बट मेरा आइडिया यहाँ पे ये मॉडल्स सिखाने का नहीं है। मेरा आइडिया है टू टू मेक योर सेल्फ अवेयर कि हाँ क्या क्या सीखना चाहिए क्रेडिट रिस्क में, और कितना बड़ा लैंडस्केप है जिसके कारण द अपॉर्चुनिटीज ऑल्सो आर ह्यूज। राइट, तो सबसे पहला मॉडल आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ASRF मॉडल। ठीक है, आप में से किसी ने कभी सुना है ASRF मॉडल? ऑब्वियसली जो मेरे साथ रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स है वो तो जानते ही है इसको, बट अगर कोई न्यू है जिसने कभी ना कभी थोड़ा सा काम किया क्रेडिट रिस्क में, उन्होंने शायद सुना होगा ASRF मॉडल। दिस इज लाइक द ब्रेड एंड बटर ऑफ क्रेडिट रिस्क। दिस इज लाइक द ब्रेड एंड बटर ऑफ क्रेडिट रिस्क। बेसिकली ये मॉडल क्या बोलता है,
ये मॉडल बेस्ड है ऑन एसेट वैल्यू अप्रोच। ठीक है, बहुत सारे टर्म्स बोलूंगा जो शायद बाउंसर जाएंगे, बट जाने दो ना बाउंसर, बाद में तो आपको सीखना ही है ये। अभी मैं आपको सिर्फ अवेयर कर रहा हूं कि क्रेडिट रिस्क में होता क्या है। एसेट वैल्यू अप्रोच क्या होता है कि बैंक्स आपको लोन देते हैं बिजनेस करने के लिए। वो बिजनेस में आपको एक सर्टेन थ्रेशोल्ड लेवल ऑफ रिटर्न्स कमाना ही पड़ेगा। राइट, बैंक्स लोन दे रहे हैं कस्टमर्स को बिजनेस करने के लिए। राइट, वो बिजनेस में कुछ रिटर्न्स तो कमाना ही पड़ेगा, एक मिनिमम रिटर्न कमाना पड़ेगा, एक थ्रेशोल्ड रिटर्न कमाना पड़ेगा। अगर बैंक्स वो थ्रेशोल्ड रिटर्न्स नहीं कमाएंगे तो वो डिफॉल्ट कर देंगे। अगर कस्टमर्स थ्रेशोल्ड रिटर्न्स नहीं कमाएंगे तो वो डिफॉल्ट कर देंगे। मतलब बैंक के कस्टमर्स टाटा स्टील है, बैंक का कस्टमर रिलायंस है, बैंक का कस्टमर कोई दूसरा बैंक भी हो सकता है। वो जितने भी लोगों ने लोन लिया है वो किस लिए लिया है? अपने बिजनेस में लगाने के लिए। वो बिजनेस में एक सर्टेन लेवल ऑफ रिटर्न्स कमाना ही पड़ेगा। अगर आप उतना रिटर्न नहीं कमाओगे देन यू विल डिफॉल्ट। एंड बिजनेस का जो रिटर्न्स है इट्स अ फंक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। अगर इकोनॉमी अच्छी है तो बिजनेस बूम करेंगे, अगर इकोनॉमी खराब है तो बिजनेस नीचे जाएंगे, उनकी सेल्स कम होगी, उनके प्रॉफिट्स कम होंगे, एंड वो लोन को शायद चुका नहीं पाएंगे। ऑल्सो different businesses have different sensitivity to the macroeconomic environment. Different businesses have different sensitivity to the macroeconomic environment. राइट, तो बेसिकली एएसआरएफ एक मॉडल क्या करता है, वो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट मॉडल करने में हेल्प करता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है? अगर आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट 5% है, इसका मतलब है एक कस्टमर का पैसा वापस ना करने का चांस 5% है। राइट, 5%। या 100 कस्टमर्स को अगर लोन दिया गया है, 5 कस्टमर पैसा वापस नहीं करेंगे, दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट ऑफ 5%। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट को हमें मॉडल करना है। यही तो हम लोग मॉडल करेंगे ना कि लॉस हो सकता है। लॉस के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, प्रोबेबिलिटीज ऑफ डिफॉल्ट, लॉस गिवन डिफॉल्ट, एक्सपोजर एट डिफॉल्ट। क्या डिफॉल्ट होने का चांस है, अगर डिफॉल्ट हुआ तो कितना नुकसान होगा, और जब डिफॉल्ट होगा तो कितना अमाउंट उधारी में है, व्हाट इज द एक्सपोजर आउटस्टैंडिंग। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट, लॉस गिवन डिफॉल्ट, एक्सपोजर एट डिफॉल्ट। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट के लिए जो सबसे पहला मॉडल मैं आपको दिखा रहा हूं वो है एएसआरएफ। दिस इज द ब्रेड एंड बटर ऑफ क्रेडिट रिस्क। ये मॉडल आना ही चाहिए। ये मॉडल क्या बोलता है कि जो कस्टमर को लोन दिया गया है वो किस लिए दिया गया? बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए, बिजनेस में रिटर्न्स कमाने के लिए। तो आपको एक थ्रेशोल्ड रिटर्न कमाना ही पड़ेगा, दिस इज अ थ्रेशोल्ड। अगर आपने थ्रेशोल्ड रिटर्न नहीं कमाया तो आप डिफॉल्ट कर दोगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट विल इंक्रीज। सेकेंडली, आप कितना रिटर्न कमाओगे, इट्स अ फंक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरमेंट। ये आपको जेड दिख रहा होगा, इट्स अ मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरमेंट। ऑल्सो डिफरेंट बिजनेसेस हैव डिफरेंट सेंसिटिविटी टू मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरमेंट। तो आपको एक कोरिलेशन का साइन दिख रहा होगा, एक रो का साइन दिख रहा होगा, आरएचओ। इसका मतलब क्या है? हर एक बिजनेस का अलग अलग सेंसिटिविटी होता है। कुछ बिजनेस बहुत साइक्लिकल होते हैं, कुछ बिजनेस नॉन साइक्लिकल होते हैं, डिफेंसिव होते हैं। तो आपका जो डिफॉल्ट है इट्स अ फंक्शन ऑफ 3 थिंग्स, कि आप थ्रेशोल्ड रिटर्न्स आपको कितना चाहिए ताकि आप लोन को पे कर सको। राइट, आपके बिजनेस का रिटर्न्स ऑब्वियसली इज डिपेंडेंट ऑन मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरमेंट। एंड थर्ड, हाउ मच यू आर सेंसिटिव टू द मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरमेंट। ये तीनों फैक्टर्स को मॉडल करके आप चांसेस ऑफ डिफॉल्ट को मॉडल कर सकते हो। आप चांसेस ऑफ डिफॉल्ट को मॉडल कर सकते हो। और अगर आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट आ गया तब आप लॉसेस को मॉडल कर सकते हो, क्योंकि लॉस के 3 कंपोनेंट्स हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट इनटू लॉस गिवन डिफॉल्ट इनटू एक्सपोजर एट डिफॉल्ट। तो अगर प्रोबेबिलिटी निकला तो मैं लॉस निकाल सकता हूं। लॉस अगर मुझे मिल गया कि हाँ इतना लॉस होगा, तो मुझे पता लग गया मुझे कितना कैपिटल रखना है। मैं ज्यादा कैपिटल थोड़ा ना रख सकता हूं बैंक में, क्योंकि मेरे को बिजनेस भी तो करना है, खाली रिस्क मैनेजमेंट थोड़ा ना करना है। मैं कम कैपिटल भी नहीं रख सकता, बिकॉज कल को अगर लॉस ज्यादा हो गया तो आप डूब जाओगे, बैंकरप्ट हो जाओगे। तो राइट अमाउंट ऑफ कैपिटल कितना होना चाहिए वो हम लोग निकाल पाएंगे अगर हम लोग लॉसेस को मॉडल कर पाएंगे। राइट, नेक्स्ट, स्टैटिस्टिक्स में हमेशा जब भी मॉडलिंग का बात आएगा तो एक मॉडल सबसे ज्यादा सामने दिखेगा आपको, रिग्रेशन मॉडल। रिग्रेशन का मतलब क्या होता है? टू प्रिडिक्ट रिलेशनशिप्स इन हिस्टोरिकल डेटा। सपोज मेरे को रिलेशनशिप निकालने हैं बिटवीन एक कस्टमर का इनकम, कस्टमर का एज एंड चांस ऑफ डिफॉल्ट। इट्स अ रिग्रेशन मॉडल। मेरे को एक मॉडल बनाना है जिसमें मैं डिफॉल्ट्स को एक्सप्लेन कर रहा हूं थ्रू मैक्रो वेरिएबल्स।
मुझे बताओ, अगर इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो डिफॉल्ट रेट्स बढ़ेंगे या गिरेंगे? अगर इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट छोड़ो, अगर इकोनॉमी में क्रूड ऑयल बढ़ेगा, इंडियन इकोनॉमी में अगर क्रूड ऑयल बढ़ेगा तो डिफॉल्ट्स बढ़ेंगे या गिरेंगे? चैट बॉक्स में रिप्लाई करना। अगर इंडियन इकोनॉमी में क्रूड ऑयल का दाम बढ़ेगा तो इंडियन इकोनॉमी में डिफॉल्ट्स बढ़ेंगे या गिरेंगे? डिफॉल्ट्स बढ़ेंगे या गिरेंगे? आई वॉन्ट रिप्लाईज। डिफॉल्ट्स विल इंक्रीज, क्योंकि क्रूड ऑयल जो है अगर वो बढ़ेगा, हमारे लिए तो मेनली क्रूड ऑयल इज अ रॉ मटेरियल, तो हमारा कॉस्ट बढ़ेगा, कॉस्ट बढ़ेगा तो प्रॉफिटेबिलिटी गिरेगा, प्रॉफिटेबिलिटी गिरेगा तो चांस ऑफ पेइंग बैक विल गो डाउन, सो डिफॉल्ट्स विल इंक्रीज। तो दो तरह के रिग्रेशन मॉडल्स आप पूरे क्रेडिट रिस्क में देखोगे। एक जहां पे आपका आउटकम वेरिएबल, आपका एक आउटकम वेरिएबल होता है रिग्रेशन में, विच इज डिफॉल्ट स्टेटस, कि एक कस्टमर ने हिस्टोरिकल कस्टमर ने डिफॉल्ट किया है कि नहीं किया। 1-0 बोलते हैं उसको, 1 मतलब डिफॉल्ट किया है, 0 मतलब डिफॉल्ट नहीं किया है। तो अगर आपका आउटकम वेरिएबल 1-0 है, बाइनरी आउटकम वेरिएबल है, उसको हम लोग क्लास भी बोलते हैं 1-0, दो कैटेगरी या दो क्लासेस 1-0, तब हम लोग यूज करते हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन। तो इस कोर्स के अंदर आप लॉजिस्टिक रिग्रेशन कैसे करते हो वो सीखोगे। उसके अलावा काफी बारी मेरा जो आउटकम वेरिएबल होता है वो डिफॉल्ट स्टेटस नहीं है कि एक कस्टमर ने डिफॉल्ट किया कि नहीं, वो डिफॉल्ट रेट है कि हिस्टोरिकली 2003 में जिन कस्टमर को लोन दिया गया था उसमें से कितने परसेंटेज कस्टमर ने डिफॉल्ट किया। अगर मैं अकाउंट लेवल पे बात करूं तो वो 1-0 होगा कि एक कस्टमर ने डिफॉल्ट किया था कि नहीं, 1-0। अब मैं अकाउंट लेवल का बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं पूल लेवल का, कि जो भी पूल ऑफ कस्टमर्स थे कितने परसेंट कस्टमर्स ने डिफॉल्ट किया, तो वो आपका डिफॉल्ट रेट है। जहां पर आपका डिफॉल्ट रेट आएगा मतलब वाई मतलब काउंट, आपका आउटकम वेरिएबल इज अ कंटिन्यूअस वेरिएबल, आपका आउटकम वेरिएबल इज अ कंटिन्यूअस वेरिएबल, वहां बहुत एक फेमस रिग्रेशन है लॉग ऑड्स रिग्रेशन। जो लोग सीएफए कर रहे हैं या एफआरएम कर रहे हैं या कभी फाइनेंस से पढ़े होंगे, उन्होंने शायद लीनियर रिग्रेशन सुना होगा, उन्होंने लॉजिस्टिक रिग्रेशन भी सुना होगा, बट उन्होंने लॉग ऑड्स रिग्रेशन नहीं सुना होगा। तो यही तो ब्यूटी है कि क्रेडिट रिस्क आपको बोलता है कि पहले आप डोमेन एक्सपर्ट बनो, और आपको भी पता है इन द एज ऑफ एआई डोमेन एक्सपर्टीज की वैल्यू बढ़ने वाली है। बिकॉज रिग्रेशन बहुत लोगों को आता है, बट क्रेडिट रिस्क में कौन सा रिग्रेशन करना है, कौन सा मॉडल कहाँ यूज करना है, वो आप सीखोगे तो उससे आपका एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज बनेगा विच इज इरिप्लेसेबल, राइट। तो जहां आपका आउटकम वेरिएबल एक कैटेगरी है, एक क्लास है 0-1, वहां लॉजिस्टिक रिग्रेशन। बट जहां आपका आउटकम वेरिएबल एक कंटिन्यूअस वेरिएबल है लाइक डिफॉल्ट रेट्स, और उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं थ्रू मैक्रो वेरिएबल्स, देन वी यूज लॉग ऑड्स रिग्रेशन, लॉग ऑड्स रिग्रेशन, राइट। ओके, अब उसके बाद देखो, मॉडलिंग इज ऑल अबाउट एक्सप्लोरिंग रिलेशनशिप्स इन द हिस्टोरिकल डेटा। हिस्टोरिकल डेटा में मैं ये देख सकता हूं कि जो मैंने लोन्स दिए थे उसमें कितने परसेंट कस्टमर्स ने 1 महीने में डिफॉल्ट किया था, कितने परसेंट कस्टमर्स ने 3 महीने में डिफॉल्ट किया था, कितने परसेंट कस्टमर्स ने 10 महीने में डिफॉल्ट किया था, कितने परसेंट कस्टमर्स ने 12 महीने में डिफॉल्ट किया था। ऑब्वियसली इफ आई एम प्लॉटिंग क्यूमुलेटिव डिफॉल्ट रेट्स अगेंस्ट मंथ ऑन बुक्स, अगेंस्ट मंथ ऑन बुक्स कितना टाइम हो गया लोन लिए हुए, इफ आई प्लॉट क्यूमुलेटिव डिफॉल्ट रेट्स अगेंस्ट मंथ ऑन बुक्स इट विल बी एन अपवर्ड स्लोपिंग कर्व। आपको दिख रहा है एक अपवर्ड स्लोपिंग ग्राफ है, बिकॉज ये जो डिफॉल्ट है ना, इट इज एनालोगस टू डेथ। एक्चुअली इसमें जो डेथ बोलते हैं कि यार इंसान को मरना तो है ही, उसी तरह से क्रेडिट रिस्क में बोलते हैं कि आज नहीं तो कल इंसान डिफॉल्ट करेगा ही करेगा। आज उसका बिजनेस अच्छा चल रहा है, बट ओवर द पीरियड्स डिफॉल्ट के चांसेस विल डेफिनेटली गो अप, राइट। तो यहां पर मैंने क्या किया है, एक पैटर्न आइडेंटिफाई किया है कि हिस्टोरिकली जैसे जैसे टाइम बीता है, दिस इज कॉल्ड मंथ ऑन बुक्स, आपके डिफॉल्ट रेट्स कैसे इंक्रीज हुए हैं एंड आपके डिफॉल्ट रेट्स कहां तक गए हैं। यही पैटर्न मैं फ्यूचर में भी अप्लाई कर सकता हूं। कोई भी पैटर्न मैं हिस्टोरिकल डेटा में सीखूंगा एंड देन उसको फ्यूचर में अप्लाई करूंगा। तो इसको बोलते हैं सिग्नेचर कर्व मेथड, या इसको विंटेज मेथड भी बोलते हैं, आपने सुना होगा। मतलब क्या है कि जो लोन्स आपने ओरिजिनेट किए थे एक सर्टेन टाइम पे, आप उनको ट्रैक करो मंथ ओवर मंथ एंड देन प्लॉट दिस काइंड ऑफ क्यूमुलेटिव डिफॉल्ट रेट, कि क्यूमुलेटिवली आपके डिफॉल्ट रेट्स कैसे रहे हैं ओवर मंथ ऑन बुक्स। जैसे जैसे टाइम बीतेगा डिफॉल्ट के चांसेस बढ़ेंगे। ओवर 47 मंथ्स
आपका डिफॉल्ट रेट इज 5%। ओवर 12 मंथ्स डिफॉल्ट रेट इज अराउंड 2.5%। ये क्यूमुलेटिव का प्लॉट है। और हर एक महीने में कितने डिफॉल्ट होते हैं अगर मुझे उसको प्लॉट करना है, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल डिफॉल्ट रेट। हर एक महीने में कितने डिफॉल्ट होते हैं उसको अगर प्लॉट करना है, दैट इज मार्जिनल डिफॉल्ट रेट। तो ऐसा बोला जाता है कि शुरू में डिफॉल्ट रेट्स गो अप, देन सिंस आप सिग्निफिकेंट लोन पे कर चुके हो ना, अब आप थोड़ा ना डिफॉल्ट करना चाहोगे, तो डिफॉल्ट रेट्स गो डाउन एज द अकाउंट एजेस। जैसे जैसे एज बढ़ता है लोन का, मंथ ऑन बुक्स बढ़ता है, तो बाद में जाके डिफॉल्ट्स स्लो डाउन, डिफॉल्ट्स गो डाउन। शुरू शुरू में डिफॉल्ट्स इंक्रीजेस। दैट इज व्हाई वी हैव दिस इन्वर्टेड यू ग्राफ, इन्वर्टेड यू ग्राफ। तो ये है हर मंथ में डिफॉल्ट रेट। ये है क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव तो हमेशा क्या होगा, अपवर्ड स्लोपिंग। ये सेम तरह का ग्राफ आपका पता है इंश्योरेंस में भी बनता है। सेम तरह की मॉडलिंग आपकी एक्चुअरीज में भी होती है, इंश्योरेंस में भी होती है। वहां वो मॉडल करना चाहते हैं कि एक कस्टमर जो है वो मर जाएगा 10 साल के अंदर, 20 साल के अंदर, 30 साल के अंदर, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। अकॉर्डिंगली प्रीमियम्स जो है डिटरमाइन किए जाते हैं। इट्स ऑल प्रिडिक्शन। तो ये कौन सा मेथड है, सिग्नेचर कर्व। मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि 90% लोग जो क्रेडिट रिस्क में है उनको ये मेथड का नाम भी नहीं पता। और ये इतना इंट्यूटिव और इतना नेचुरल मेथड है कि आपको ये आना ही चाहिए। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड विंटेज स्नैपशॉट कर्व, विंटेज स्नैपशॉट कर्व मेथड। दिस इज मॉडल नंबर 3। नेक्स्ट इज मॉडल नंबर 4। मॉडल 1 कौन सा किया, एएसआरएफ, जो कि फंडामेंटल से वर्क करता है कि यार लोन चुकाने के लिए रिटर्न्स कमाना पड़ेगा, और रिटर्न्स मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है। एंड अलग अलग बिजनेस अलग अलग सेंसिटिव होते हैं टू मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। तो वो पैरामीटर्स को मॉडल कर लो अलग अलग। राइट। नेक्स्ट मॉडल आया जहां पे रिलेशनशिप्स बनवाना है बिटवीन समथिंग एंड समथिंग। अगर रिलेशनशिप बनाना है कि एक पर्टिकुलर कस्टमर डिफॉल्ट करेगा एंड उसको एक्सप्लेन करना है थ्रू एज, इनकम, तो वहां लॉजिस्टिक रिग्रेशन आएगा। बट अगर मेरे को एक पूल में डिफॉल्ट रेट को एक्सप्लेन करना है थ्रू मैक्रो वेरिएबल्स, तो वहां लॉग ऑड्स रिग्रेशन आएगा। देन सिग्नेचर कर्व, हिस्टोरिकली जो भी लोन्स दिए हैं उनको मंथ ओवर मंथ ट्रैक करो, तो आपको एक कर्व मिलेगा कि कैसे क्यूमुलेटिवली डिफॉल्ट्स हमारे बिहेव करते हैं। एंड वही प्रिडिक्शन यूज कर लो फ्यूचर में। नेक्स्ट इज गामा कर्व फिटिंग। देखो, कुछ डिस्ट्रीब्यूशंस आप लोग स्टैटिस्टिक्स में पढ़ते हो, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। जब हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं ना, अनफॉर्चुनेटली आधी एनर्जी तो हम इस पे लगा देते हैं कि वेन डायग्राम कैसे बनेगा, जबकि उसका कोई यूज ही नहीं है रियल लाइफ में। रियल लाइफ में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस का यूज क्या है, जो स्टैटिस्टिक्स में आप सुनते होगे, वो आपको क्रेडिट रिस्क में समझ में आएगा। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको क्या करती है, नाम से पता लग रहा है। अगर मुझे मॉडल करना है प्रोबेबिलिटी दैट टाइम इट विल टेक फॉर द नेक्स्ट डिफॉल्ट्स टू टेक प्लेस, वो निकालना है मुझे। 1 साल के अंदर डिफॉल्ट होगा, या 2 साल के अंदर डिफॉल्ट होगा, या 3 साल के अंदर डिफॉल्ट होगा, या 4 साल के अंदर डिफॉल्ट होगा, या 5 साल के अंदर डिफॉल्ट होगा। उसका प्रोबेबिलिटी अगर मुझे मॉडल करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइम इट विल टेक फॉर द डिफॉल्ट्स टू टेक प्लेस, तो वहां आप डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो फिट कर सकते हो। जहां पे एक्स एक्सिस पे क्या होगा, अलग अलग टाइम, वाई एक्सिस पे क्या होगा, प्रोबेबिलिटी। नाम से पता लग रहा है डिस्ट्रीब्यूशन, तो टाइम जो है वो मेरा डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, वाई एक्सिस पे या एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे। एंड प्रोबेबिलिटीज है वाई एक्सिस पे। तो अलग अलग टाइम पे डिफॉल्ट होने का चांस क्या है, वो मॉडल कर लो। उसके लिए कुछ डिस्ट्रीब्यूशंस होती हैं, जैसे कि एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन आप पढ़ोगे क्रेडिट रिस्क में, गामा डिस्ट्रीब्यूशन, वेइबल डिस्ट्रीब्यूशन। ये डिस्ट्रीब्यूशन अगर यूट्यूब में देखोगे ना, आपको हजारों वीडियोस मिल जाएगा, बट उसको सीख के कोई मतलब नहीं है। आपको डोमेन में कैसे उसको अप्लाई करना है वो सीखना है। दैट इज द क्रक्स। So we have the possible time on x-axis and the corresponding probabilities on y-axis such that अलग अलग टाइम पे डिफॉल्ट होने का probability क्या है, वो मुझे उस probability distribution से मिलेगा। That is called gamma curve fitting method. That is called gamma curve fitting method. मैं इस कोर्स में सारे के सारे मॉडल्स लाइव सिखाने वाला हूं। 30 अंडर 30 में 30 क्लासेस होंगी, हर एक क्लास में एक मॉडल कवर करेंगे। वो मॉडल को फिर यूज कैसे करना है अलग अलग बिजनेस लैंडस्केप में, रेगुलेटरी लैंडस्केप में, वो भी डिस्कस करेंगे। बट बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स आप कोई भी इंजन ले आओ, आप ऑफ्सा का इंजन ले आओ, आप कोई भी बड़े से बड़ा मूडीज का इंजन ले आओ, जो भी मेथड्स वो लोग यूज करते हैं, आपको सारे मेथड्स 100% पढ़े होंगे, पता होंगे। वो मैं छाती ठोक के बोल रहा हूं आपको कि इसके बियॉन्ड आपका क्रेडिट रिस्क में कुछ नहीं है।
राइट। मेथड नंबर 5 है फ्लो रेट एनालिसिस। फ्लो रेट एनालिसिस ये मेथड क्या होता है? बेसिकली हम लोग बकेट्स का कंसेप्ट यूज करते हैं बैंक्स के अंदर। मतलब कस्टमर्स को ना अगर ट्रैक करना है तो मुझे पहले तो डिफॉल्ट को डिफाइन करना पड़ेगा। डिफॉल्ट मतलब क्या? डिफॉल्ट मतलब जनरली ऐसा बोलते हैं कि किसी ने अगर 90 डेज तक अपना ईएमआई पे नहीं किया, ईएमआई ड्यू होने के बाद 90 डेज तक पे नहीं किया, तो वो कस्टमर डिफॉल्टिंग है। राइट। तो 90 डीपीडी इज द डेफिनेशन ऑफ डिफॉल्ट। बट डिफॉल्ट से पहले भी हम लोग कस्टमर्स को अलग अलग बकेट में डाल सकते हैं। एक होता है 30 डीपीडी, एक होता है 0 डीपीडी कि टाइम पे पेमेंट किया, एक होता है 30 डीपीडी कि 30 दिन तक पेमेंट नहीं किया, एक होता है 60 डीपीडी कि 2 महीने तक पेमेंट नहीं किया, एक होता है 90 डीपीडी। तो फ्लो रेट एनालिसिस में मैं देखता हूं कि आपके बैलेंसेस कैसे फ्लो कर रहे हैं फ्रॉम 0 डीपीडी टू 30 डीपीडी, 30 डीपीडी टू 60 डीपीडी, 60 डीपीडी टू 90 डीपीडी। एंड जो 90 में जा रहा है वो मेरा डिफॉल्टर है। तो मैं बैलेंसेस को देख रहा हूं इन अ फ्लो मैनर कि कैसे बैलेंसेस, जैसे पानी फ्लो करता है ना, वाटरफॉल होता है, वैसे ही कैसे फ्लो कर रहा है फ्रॉम बकेट टू बकेट। एंड देन आई विल सी कि ओवरऑल कितने लोग 90 डीपीडी में जा रहे हैं। दैट इज कॉल्ड फ्लो रेट अप्रोच। बहुत फेमस था जब क्रेडिट रिस्क आज से 15 साल पहले लोग किया करते थे। आज की डेट में यूज्ड है, यूजफुल है, लेकिन बहुत फेमस नहीं रहा बिकॉज बहुत बेटर बेटर मेथड्स इससे आ चुके हैं। फ्लो रेट अप्रोच, फ्लो रेट एनालिसिस, मॉडल नंबर 5, जिसमें हम लोग बकेट वाइज मूवमेंट ट्रैक करते हैं एंड लॉसेस को मॉडल करते हैं कि कितने बैलेंसेस फ्लो करेंगे फ्रॉम बकेट 0 टू बकेट 1, बकेट 1 टू बकेट 2, बकेट 2 टू बकेट 3। जो अल्टीमेटली बकेट 3 में जाएगा वो मेरा डिफॉल्टर है। राइट। 0 मतलब 0 डीपीडी, 1 मतलब 30 डीपीडी, 2 मतलब 60 डीपीडी, 3 मतलब 90 डीपीडी। एंड 90 डीपीडी जनरली हम लोग डेफिनेशन यूज करते हैं डिफॉल्ट का। राइट। नेक्स्ट, अब ये एक बहुत अच्छा मेथड है ट्रांजिशन मैट्रिक्स। जनरली हम लोग हमेशा मॉडलिंग करते हैं कि डिफॉल्ट होगा या डिफॉल्ट नहीं होगा, बट डिफॉल्ट के अलावा भी तो कुछ स्टेट्स होती है जो आप मॉडल कर सकते हो। मतलब एक कस्टमर डिफॉल्ट करने से पहले उसका क्रेडिट वर्दीनेस डेटीरियोरेट होगा, या ऐसा भी हो सकता है एक कस्टमर का क्रेडिट वर्दीनेस इंप्रूव हो। तो यहां पर हम लोग ट्रांजिशंस मॉडल करते हैं इनटू मल्टीपल स्टेट्स। सिर्फ दो स्टेट्स नहीं, सिर्फ डेड और अलाइव नहीं बोल रहा हूं। अगर मैं डेथ की बात करूं तो सिर्फ डेड और अलाइव नहीं, डेड और अलाइव के बीच में भी तो स्टेट्स होते हैं, जैसे कि सिक, कोई पर्सन मरने से पहले बीमार होगा ना। उसी तरह से क्रेडिट रिस्क में हम लोग बोलते हैं कि आप डिफॉल्ट नॉन डिफॉल्ट ही क्यों ट्रैक कर रहे हो। उससे पहले एक कस्टमर का क्रेडिट वर्दीनेस डेटीरियोरेट भी हो सकता है, एक कस्टमर का क्रेडिट वर्दीनेस इंप्रूव भी हो सकता है, एक कस्टमर का क्रेडिट वर्दीनेस सेम का सेम भी रह सकता है, एक कस्टमर का क्रेडिट वर्दीनेस खराब भी हो सकता है कि वो डिफॉल्ट कर जाए। तो देर आर मल्टीपल स्टेट्स टू मॉडल। वाई मॉडल ओनली टू स्टेट्स व्हेन वी कैन मॉडल मल्टीपल स्टेट्स? मॉडल एनरिचमेंट का बात है, मैं जितना मल्टीपल स्टेट्स को मॉडल करूंगा उतना मेरा मॉडल एनरिच्ड होगा ना। तो ट्रांजिशन मैट्रिक्स क्या बोलता है? यार एक मैट्रिक्स बनाओ और देखो कितने लोग आपके बकेट 0 से बकेट 1 में जा रहे हैं, मतलब डेटीरियोरेट हो रहे हैं। कितने लोग बकेट 1 से बकेट 0 में आ रहे हैं, मतलब इंप्रूव हो रहे हैं। कितने लोग बकेट 1 से 2 में जा रहे हैं, मतलब डेटीरियोरेट हो रहे हैं। कितने लोग बकेट 1 से 1 में रह रहे हैं, मतलब सेम क्रेडिट वर्दीनेस। तो ट्रांजिशन मैट्रिक्स मॉडल्स में हम लोग ट्रांजिशंस कैप्चर करते हैं टू मल्टीपल स्टेट्स। वेरी पॉपुलर मॉडल, काफी ज्यादा यूज होता है खासकर होलसेल पोर्टफोलियो में। बैंक्स में दो तरह के पोर्टफोलियो होते हैं, रिटेल और होलसेल। दोनों का मॉडलिंग बहुत अलग होता है बिकॉज रिटेल कस्टमर्स आर होमोजीनियस, सेम तरह के हैं हम सारे। बट होलसेल कस्टमर में एक एक कस्टमर बहुत बड़े टिकट साइज का होता है। एक एक लोन आपका 25-25 करोड़ का होगा, 50 करोड़ का, 100 करोड़ का होगा। तो वहां इंडिविजुअली आप कस्टमर्स को असेस करते हो। तो इस कोर्स में हम लोग रिटेल लोन्स, होलसेल लोन्स, दोनों का मॉडलिंग कैसे होता है सीखेंगे। एंड ट्रांजिशन मैट्रिक्स जो है वो जनरली ज्यादा यूज होता है फॉर होलसेल पोर्टफोलियोज। होता रिटेल के लिए भी यूज है बट ज्यादा पॉपुलर किसके लिए? होलसेल पोर्टफोलियोज के लिए। मॉडल नंबर 7 है एज पीरियड कोहट। ये मेरा फेवरेट मॉडल है। हम लोग बोलते हैं कि क्रेडिट रिस्क में ना स्टैटिस्टिक्स करना कोई बड़ी बात नहीं है।
स्टैटिस्टिक्स के लिए तो आजकल आप कोड जो है क्लाउड से लिखवा लो, चैट जीपीटी से लिखवा लो, वो आपको स्टैटिस्टिक्स करके दे देगा 2 मिनट में। स्टैटिस्टिक्स इज नॉट अ बिग थिंग। बड़ी चीज क्या है? डेटा को डिजाइन करना, फीचर्स को डिजाइन करना। अगर मुझे डिफॉल्ट को एक्सप्लेन करना है तो मैं किन फीचर्स से एक्सप्लेन करूंगा? तो ये मॉडल बोलता है 3 फीचर्स सबसे इंपॉर्टेंट है: एज, पीरियड एंड कोहट। एज का मतलब है एक अकाउंट की कितनी उम्र हो गई, क्योंकि हमने बात किया था कि शुरू में डिफॉल्ट्स बढ़ते हैं, बट जैसे जैसे मंथ ऑन बुक्स बढ़ता है डिफॉल्ट्स स्टार्ट टू कम डाउन। तो मंथ ऑन बुक्स मतलब एज। पीरियड का मतलब क्या है? इन्वायरमेंट। डिफॉल्ट को एक्सप्लेन करने के लिए आपको इन्वायरमेंट देखना पड़ेगा, मैक्रो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट कैसा है। अगर बहुत ज्यादा जॉब्स जा रही हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा हुआ है, जीडीपी गिरी हुई है, तो लोग डिफॉल्ट ज्यादा करेंगे। तो पीरियड मतलब इंप्लॉयमेंट। एंड कोहट मतलब ये लोन कब ओरिजिनेट हुआ था, ओरिजिनेशन कब हुआ था। ठीक है, आप देखते होंगे बायोलॉजी में हम हमेशा ट्रैक करते हैं कि ये बेबीज कब पैदा हुए हैं, बिकॉज अलग अलग कोहट में जब बेबीज पैदा हुए हैं वो लोग अलग अलग बीमारीज लेके आए हैं। राइट। जो बेबीज कोविड में पैदा हुए हैं वो अलग तरह से सेंसिटिव हैं एज कंपेयर टू जो कोविड में नहीं हुए। तो ओरिजिनेशन कब हुआ है वो इंपॉर्टेंट है। आपको क्या लगता है, कोविड के दौरान जो लोन्स ओरिजिनेट किए गए थे वो ज्यादा अच्छे लोन थे या ज्यादा खराब? टेल मी प्लीज। कोविड के दौरान जो लोन्स ओरिजिनेट किए गए थे वो ज्यादा अच्छे थे या ज्यादा खराब? वो ज्यादा अच्छे थे, बिकॉज कोविड में भी अगर किसी को लोन मिला है इसका मतलब उसका क्रेडिट वर्दीनेस बहुत हाई रहा होगा, अदरवाइज तो बैंक्स उस टाइम पे लोन दे ही नहीं रहे थे। राइट। तो ओरिजिनेशन मैटर्स, कि आप कौन से विंटेज में ओरिजिनेट हुए हो। विंटेज मतलब आपको कब लोन दिया गया, कब आपका लोन ओरिजिनेट किया गया है। तो ये 3 फीचर्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है टू एक्सप्लेन डिफॉल्ट। एज, विच इज मंथ ऑन बुक्स, कितना टाइम हो गया लोन लिए हुए। बिकॉज अगर आपने 10 साल का लोन लिया है तो आप थोड़ा ना 7वें साल में जाके डिफॉल्ट करोगे। अगर आप 7वें साल में जाके डिफॉल्ट करोगे तो पूरा कोलैटरल वगैरह आपका चला जाएगा, पूरा घर आपका चला जाएगा जो आपने एज अ कोलैटरल रखा था। तो डिफॉल्ट स्टार्ट्स टू कम डाउन आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड। पीरियड मतलब इन्वायरमेंट, मैक्रो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट ड्रास्टिकली एक्सप्लेन्स आपका डिफॉल्ट रेट। क्योंकि इन्वायरमेंट अच्छा है तो डिफॉल्ट कम होंगे, इन्वायरमेंट खराब है डिफॉल्ट ज्यादा होंगे। एंड कोहट मतलब विंटेजेस, कब आपका लोन ओरिजिनेट हुआ है, बिकॉज वो भी एक्सप्लेन करता है कि आपके ओरिजिनेशन स्टैंडर्ड्स कैसे रहे होंगे। तो ये तीनों फीचर्स को लेके मॉडल बना सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज पीरियड कोहट मॉडल। एज पीरियड कोहट मॉडल, इसके अलग अलग नाम है। कुछ लोग इसको विंटेज एज पीरियड भी बोलते हैं। राइट। बहुत अलग अलग नाम आपको दिखेंगे। कुछ लोग इसको विंटेज एज इन्वायरमेंट भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको विंटेज मंथ ऑन बुक्स इन्वायरमेंट भी बोलते हैं। तो यू विल सी डिफरेंट नेम्स फॉर दिस सिंगल मॉडल, बट दिस इज अ वेरी गुड मॉडल, बिकॉज यहां हम लोग फीचर एनरिचमेंट की बात कर रहे हैं कि कौन से फीचर्स हैं जो इंपॉर्टेंट है जो डिफॉल्ट को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। मॉडल नंबर 8। मॉडल नंबर 8 क्या है? रोल रेट एनालिसिस। रोल रेट एनालिसिस, जैसे हमारा फ्लो रेट एनालिसिस था ना, जहां पे हम लोग बकेट वाइज रिस्क को ट्रैक कर रहे थे, यहां पर भी हम लोग बकेट वाइज देखते हैं कि हमारा एवरेज पीडी क्या है। बकेट वाइज हमारा एवरेज पीडी क्या रहा है हिस्टोरिकली। जो लोन्स करंट बकेट में थे, मतलब 0 डीपीडी रहे हैं, उसमें से कितने कस्टमर आगे जाके डिफॉल्ट किए हैं। जो लोग 1 to 30 डीपीडी थे, मतलब जिन्होंने साइन ऑफ स्ट्रेस शो किया था, उतने उसमें से कितने लोग डिफॉल्ट किए हैं। जो लोग 31 to 60 डीपीडी थे उसमें से कितने डिफॉल्ट किए हैं। तो इस तरह से आप डेटा निकालते हो कि आपके कितने अकाउंट्स रोल हुए हैं टू द डिफॉल्टिंग बकेट। मतलब अभी करंट बकेट में है एक सर्टेन टाइम पे, बट कुछ टाइम में वो 90 डीपीडी चले गए। अभी वो 1 to 30 डीपीडी में है, बट कुछ टाइम में 90 डीपीडी चले गए। अभी वो 31 to 60 डीपीडी है, बट कुछ टाइम में 90 डीपीडी चले गए। अभी वो 61 to 90 है, बट कुछ टाइम में अबव 90 चले गए। तो मैं इस तरह का एनालिसिस कर रहा हूं कि अलग अलग बकेट्स में जो अकाउंट हैं वो कैसे रोल किए हैं टू 90 डीपीडी। तो उससे मुझे पता लगेगा कि आप कितने स्ट्रेस में अभी हो, उसके बेसिस में आपके डिफॉल्ट का चांस क्या है। कितने स्ट्रेस में आप अभी हो, अगर आप 31 to 60 डेज के स्ट्रेस में हो, मतलब आपने 2 महीने से पेमेंट नहीं किया है, तो आपका डिफॉल्ट में जाने का चांस और हायर है। दिस इज कॉल्ड रोल रेट एनालिसिस, कि बकेट वाइज आप देख रहे हो
कि आप कितने स्ट्रेस में हो, एंड अकॉर्डिंगली कितने लोग जो है वो रोल करेंगे, जाएंगे टू द 90 डीपीडी, मतलब डिफॉल्टिंग बकेट। नेक्स्ट एक मॉडल है मल्टीनोमियल रिग्रेशन। मैंने शुरू में आपको लॉजिस्टिक रिग्रेशन का बात किया था। लॉजिस्टिक रिग्रेशन तब करते हैं जब दो आउटकम हो, 1-0, 1-0, डिफॉल्ट हुआ है या डिफॉल्ट नहीं हुआ। व्हाट इफ आई हैव मल्टीपल आउटकम्स, डिफॉल्ट हुआ है, डिफॉल्ट नहीं हुआ है, क्रेडिट वर्दीनेस इंप्रूव हुई है, क्रेडिट वर्दीनेस डिटीरियोरेट हुई है, क्रेडिट वर्दीनेस सेम की सेम है, मल्टीपल स्टेट्स। वहां पर अगर मुझे रिग्रेशन करना है, ट्रांजिशन मैट्रिक्स रिग्रेशन नहीं करता, वो सिर्फ हिस्टोरिकल डेटा से ट्रांजिशंस को काउंट करता है कि कितने लोग वन वाले वन में रहे, कितने लोग वन वाले टू में गए, कितने लोग वन वाले जीरो में आए, वो सिर्फ काउंट करता है। रिग्रेशन आपको हेल्प करेगा हिस्टोरिकल डेटा में ये माइग्रेशंस को एक्सप्लेन करना विद सम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, राइट। तो जहां पर मेरे पास दो स्टेट्स है वहां लॉजिस्टिक रिग्रेशन, जहां मेरे पास मल्टीपल स्टेट्स है वहां मल्टी नॉमियल रिग्रेशन। इसके अंदर आपका नॉमियल रिग्रेशन, नॉमिनल एंड ऑर्डिनल, ये दो तरह का रिग्रेशन आता है, नॉमिनल एंड ऑर्डिनल। ठीक है, काफी सारे लोगों को नहीं पता होगा, बट क्रेडिट रिस्क में वेरी पॉपुलर, दो तरह का रिग्रेशन, नॉमिनल ऑर्डिनल। नेक्स्ट है, अब देखो ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है। देखो अगर आपको पीडी को मॉडल करना है ना, तो चार तरीके हैं। या तो डिफॉल्ट स्टेटस को मॉडल कर लो कि डिफॉल्ट हुआ है कि नहीं हुआ, उसमें लॉजिस्टिक रिग्रेशन आएगा। या डिफॉल्ट रेट्स को मॉडल कर लो, उसमें लॉग ऑड्स रिग्रेशन आएगा। या एक कंसेप्ट होता है हैजार्ड रेट्स, हैजार्ड, हैजार्ड रेट्स को मॉडल कर लो। हैजार्ड रेट्स को मॉडल करने के लिए कुछ एक्चुरियल मॉडल्स क्रेडिट रिस्क के अंदर आएंगे, हम लोग इस कोर्स के अंदर उसको कवर करेंगे। या मॉडल कर सकते हैं टाइम टू डिफॉल्ट, कब डिफॉल्ट होगा। या तो डिफॉल्ट स्टेटस को मॉडल कर लो, 1-0। या डिफॉल्ट रेट्स को मॉडल कर लो कि एक पूल में से इतने लोग डिफॉल्ट किए। या हैजार्ड रेट्स को मॉडल कर लो, या टाइम टू डिफॉल्ट को मॉडल कर लो। हैजार्ड रेट्स को मॉडल करने के दो तरीके होते हैं, एक है कैप्लन मेयर मेथड और एक है कॉक्स रिग्रेशन। कैप्लन मेयर कॉक्स रिग्रेशन 99% लोग बोलते हैं एक्सेल में कर ही नहीं सकते, आपको सैस यूज करना पड़ेगा, पाइथन यूज करना पड़ेगा। उन लोगों को अच्छे से समझ ही नहीं आते हैं कंसेप्ट्स। हम लोग हर एक चीज, इवन ये सबसे कम्प्लेक्स मॉडल माना जाता है, इसको भी एक्सेल में करके दिखाएंगे ताकि पहले आपको समझ में तो आए। पाइथन में करना तो कुछ भी बात नहीं है, पाइथन में तो करेंगे ही सारे मॉडल्स, बट पहले हर एक मॉडल को एक्सेल में देखेंगे ताकि आप विजुअलाइज कर सको, आपके लिए कुछ भी ब्लैक बॉक्स ना रहे। हैजार्ड रेट्स वर्सेस प्रोबेबिलिटी में क्या फर्क होता है। प्रोबेबिलिटी में कभी भी टाइम का एस्पेक्ट नहीं होता। हैजार्ड रेट में हमेशा हम लोग बोलते हैं पर यूनिट ऑफ टाइम, इतने टाइम में 2% कस्टमर डिफॉल्ट कर देंगे। तो टाइम का डायमेंशन हमेशा आपका हैजार्ड रेट्स के अंदर आता है। तो उसके अंदर दो मेथड्स हैं, कैप्लन मेयर एंड कॉक्स रिग्रेशन। और ये एक्चुरियल वर्ल्ड से आ रहे हैं, एक्चुरियल मॉडल्स हैं, एक्चुरीज में काफी फेमस है। और अगर मुझे मॉडल करना है टाइम टू डिफॉल्ट, मैंने क्या क्या बोला, डिफॉल्ट स्टेटस मॉडल कर लो, या डिफॉल्ट रेट्स, या हैजार्ड रेट्स, या टाइम टू डिफॉल्ट। तो टाइम टू डिफॉल्ट अगर मॉडल करना है कि 1 साल में डिफॉल्ट होगा उसका चांस, 2 साल में डिफॉल्ट होगा उसका चांस, तो वहां पे एक मॉडल आता है एएफटी, एक्सेलरेटेड फेलियर टाइम्स। तो वो भी हम लोग इस कोर्स के अंदर कवर करेंगे। ये तीनों काफी कंप्लेक्स मॉडल माने जाते हैं। ठीक है, कैप्लन मेयर, उसमें एक ब्रेसलो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वो भी कवर करेंगे, ब्रेसलो ट्रांसफॉर्मेशन, कॉक्स रिग्रेशन, एंड तीसरा एएफटी। उसके बाद आता है मर्टन मॉडल। मर्टन मॉडल क्या है, आपने कभी सुना होगा मॉन्टी कार्लो सिमुलेशन। ठीक है, कभी सुना होगा सिमुलेशन स्टैटिस्टिक्स के अंदर। तो ये मॉडल में सिमुलेशन यूज होता है एक तरह से बैकएंड में। मर्टन मॉडल क्या बोलता है कि एसेट वैल्यूज जो है ना, दे आर स्टोकेस्टिक, मतलब वो रैंडम है। एक फर्म की, जिस फर्म को आपने लोन दिया है, जिस कंपनी को आपने लोन दिया है, उसका जो एसेट वैल्यूज है, इट फॉलोज स्टोकेस्टिक रैंडम प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। वो स्टोकेस्टिक रैंडम प्रोसेस यूज करता है ब्राउनियन मोशन, कि एसेट का वैल्यू रैंडमली ऊपर नीचे जाएगा। जब जब एसेट का वैल्यू लायबिलिटी के नीचे जाएगा तब डिफॉल्ट होगा। तो आप मॉडल करो कि एसेट का वैल्यू कहां कहां पे जा सकता है। जिस फर्म को लोन दिया है उस फर्म के एसेट वैल्यू की बात कर रहे हैं, उसको मॉडल करो कि वो एसेट वैल्यू कहां पे ऊपर नीचे जा सकता है। एंड जब जब एसेट वैल्यू लायबिलिटी के नीचे आएगा, क्योंकि अगर एसेट लायबिलिटी के नीचे चला गया तब आपका टेक्निकली क्या हो जाएगा, डिफॉल्ट। सो थ्रू दैट यू कैन मॉडल द चांसेस ऑफ डिफॉल्ट। इससे फायदा क्या है कि हर एक कंपनी का मैं
बैलेंस शीट को देख के, कैपिटल स्ट्रक्चर को देख के, उसके फर्म को देख के, उसके एसेट वैल्यू को देख के, उसके डेट वैल्यू को देख के मॉडल कर सकता हूं कि उसका चांस ऑफ डिफॉल्ट क्या है। आज अगर मेरे पास कुछ डेटा नहीं है, बट मेरे पास पब्लिकली अवेलेबल डेटा है वोडाफोन आइडिया का, तो मैं जस्ट उसके फाइनेंशियल्स देख के बता सकता हूं कि उसका चांस ऑफ डिफॉल्ट क्या है। मुझे क्या चाहिए, उसका एसेट वैल्यू कैसे मूव करेगा, उसका लाइबिलिटी वैल्यू कितना है, एंड क्या चांस है एसेट का वैल्यू लाइबिलिटी के नीचे जाएगा, एंड दैट विल बी योर डिफॉल्ट। दिस इज कॉल्ड मर्टन मॉडल, वन ऑफ द मोस्ट फेमस मॉडल्स ऑफ क्रेडिट रिस्क। नेक्स्ट है रिड्यूस्ड फॉर्म मॉडल्स। यहां पर हम लोगों ने पब्लिकली ट्रेडेड बैलेंस शीट का डेटा यूज करके प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट को प्रेडिक्ट किया। अगर मेरे को मार्केट में जो ट्रेड हो रहे हैं उसको देख के डिफॉल्ट प्रिडिक्ट करना है, तो उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है सीडीएस, आपने सुना होगा कभी, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स। मार्केट में अगर सपोज टाटा मोटर्स का बॉन्ड मार्केट में ट्रेड हो रहा है, बॉन्ड मतलब उन्होंने लोन लेना था मार्केट में, तो उन्होंने बॉन्ड इशू किए एंड पब्लिक से पैसा उठा लिया, एक तरह से डेट इंस्ट्रूमेंट। कल को वो टाटा मोटर्स का जो बॉन्ड है उसके साथ एक सीडीएस भी ट्रेड करेगा। सीडीएस इज लाइक इंश्योरेंस ऑन दैट बॉन्ड। ठीक है, मार्केट में हर एक बॉन्ड का एक इंश्योरेंस इंस्ट्रूमेंट भी ट्रेड करेगा कि कल को अगर उस बॉन्ड पे डिफॉल्ट हो गया तो इन्वेस्टर के पास कोई इंश्योरेंस इंस्ट्रूमेंट रहे टू इंडेमनीफाई द लॉस। तो सीडीएस जो है ना, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, वो एक तरह से वो एक इंश्योरेंस इंस्ट्रूमेंट है। इंश्योरेंस का प्रीमियम किस पे डिपेंड करता है, रिस्क पे, जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा प्रीमियम। उसी तरह से सीडीएस का जो प्रीमियम होता है वो किस पे डिपेंड करता है कि कितना क्रेडिट रिस्क है, टाटा मोटर्स में कितना क्रेडिट रिस्क है, उसके बेसिस पे उसका प्रीमियम मार्केट में ट्रेड करेगा। तो मार्केट में जो प्रीमियम ट्रेड कर रहे हैं उसमें से मैं अपना रिवर्स इंजीनियरिंग करके निकालूंगा व्हाट इज द चांस ऑफ टाटा मोटर्स डिफॉल्टिंग, व्हाट इज द चांस ऑफ टाटा मोटर्स डिफॉल्टिंग, राइट, बिकॉज मार्केट इज सुप्रीम। तो मार्केट में जो भी प्रीमियम ट्रेड कर रहा है, इसका मतलब लोगों का ये परसेप्शन है रिगार्डिंग द रिस्क ऑफ टाटा मोटर डिफॉल्टिंग। तो वहीं से आप रिस्क को डिराइव बैक कर लो ना, वहीं से रिवर्स इंजीनियर कर लो। उसको बोलते हैं रिड्यूस्ड फॉर्म मॉडल्स। रिड्यूस्ड फॉर्म मॉडल्स ये क्या था, कैपिटल को देख के, बैलेंस शीट को देख के आप प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट निकाल रहे हो। ये क्या है, आप जो भी उसके इंश्योरेंस इंस्ट्रूमेंट्स मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं उसके प्रीमियम को देख के रिवर्स इंजीनियर कर रहे हो कि कितना प्रीमियम चल रहा है, अकॉर्डिंगली क्या क्रेडिट रिस्क है। एक है जनरेटिव एडिटिव मॉडल्स। अभी तक जो हम लोगों ने रिग्रेशन मॉडल का बात किया उसमें हम लोग लीनियर रिग्रेशन का ही बात करते हैं नॉर्मली। नॉर्मली हम लोग लीनियर रिग्रेशन का ही बात करते हैं, बट काफी बारी देर इज अ नॉन लीनियर रिलेशनशिप। जैसे मैंने आपको मंथ ऑन बुक्स का ही बोला, पहले मंथ ऑन बुक्स के साथ डिफॉल्ट बढ़ेंगे, फिर इट स्टार्ट्स टू गो डाउन। तो एक नॉन लीनियर रिलेशन है ना, वो नॉन लीनियर रिलेशन के लिए नॉन लीनियर मॉडल्स आपको यूज करने हैं। उसमें फेमस मॉडल्स का एक फैमिली है, जनरेटिव एडिटिव मॉडल्स, गैम बोलते हैं उसको, जनरेटिव एडिटिव मॉडल्स। ये एक एक मॉडल हम लोग एक एक क्लास में करने वाले हैं, जनरेटिव एडिटिव मॉडल्स, जो कि हेल्प करेगा टू एक्सप्लोर नॉन लीनियर रिलेशनशिप्स इन द डेटा, जैसे कि मंथ ऑन बुक्स के साथ होता है। नेक्स्ट, मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग में सबसे ज्यादा जो आपका क्रेडिट रिस्क में यूज होता है वो है डिसीजन ट्रीज का पूरा फैमिली। उसमें डिसीजन ट्रीज, रैंडम फॉरेस्ट, एक्सजी बूस्ट, कैट बूस्ट सब आता है। मैं आपको सब दिखाऊंगा करके, ठीक है, सब करके दिखाऊंगा, और वो भी एक्सेल के अंदर पहले, एंड देन पाइथन में जाएंगे। इवन डिसीजन ट्रीज, रैंडम फॉरेस्ट, एक्सजी बूस्ट, और आजकल कैट बूस्ट भी हो गया है, सबसे फेमस वही है। तो ये सारे फैमिली ऑफ मशीन लर्निंग मॉडल्स भी करेंगे जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है क्रेडिट रिस्क के अंदर, राइट। नेक्स्ट, नाउ काफी सारे पोर्टफोलियोज में एक प्रॉब्लम होता है कि आपके पास हिस्टोरिकल डेटा नहीं है, डिफॉल्ट्स नहीं हुए हैं, बहुत ही प्राइम लोन्स का डेटा था कि सच दैट उसमें डिफॉल्ट ही नहीं हुए हैं। तो अगर डिफॉल्ट हुए नहीं है तो आपको कोई हिस्टोरिकल डिफॉल्ट बिहेवियर मिलेगा ही नहीं, तो आप मॉडल क्या बनाओगे, बिकॉज मॉडल तो पास्ट में से लर्न करता है। तो उस केस में दैट इज कॉल्ड लो डिफॉल्ट पोर्टफोलियोज का प्रॉब्लम, लो डिफॉल्ट पोर्टफोलियोज का प्रॉब्लम। तो लो डिफॉल्ट पोर्टफोलियोज को हैंडल करने के लिए दो फेमस टेक्निक्स हैं, वन इज प्लूटोटाश एंड सेकेंड इज बेजियन लर्निंग। प्लूटोटाश, बेजियन लर्निंग। प्लूटोटाश क्या बोलता है, ठीक है डिफॉल्ट्स हिस्टोरिकली नहीं थे ना, बट फ्यूचर में तो हो ही सकते हैं, तो हम लोग प्रिडिक्शन करेंगे ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिव होके हम लोग प्रिडिक्ट करेंगे डिफॉल्ट कितना हो सकता है, कंजर्वेटिव होके
प्रिडिक्ट करेंगे डिफॉल्ट कितना हो सकता है, दैट इज प्लूटो टास्क मॉडल। और बेजियन लर्निंग क्या बोलता है कि हिस्टोरिकली आपके पास एक प्रायर इंफॉर्मेशन है, कितने डिफॉल्ट्स हुए हैं, फिर कुछ नया इंफॉर्मेशन आप लेके आओ एंड वो नए इंफॉर्मेशन को डाल के आप पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटीज निकालो। तो यू हैव सम प्रायर प्रोबेबिलिटीज, देन ब्रिंग सम न्यू इंफॉर्मेशन एंड देन अपडेट योर प्रायर इंफॉर्मेशन टू गेट द पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटीज। तो बेजियन लर्निंग भी लो डिफॉल्ट केसेस में काफी ज्यादा यूज होता है, ये भी बहुत एडवांस लेवल का मॉडल है, इसको भी हम लोग एक्सेल में देखेंगे। तो वी हैव सम प्रायर इंफॉर्मेशन, मेरा एक प्रायर बिलीफ है कि क्रेडिट रिस्क के बाद 10 लाख का पैकेज लगता है, मुझे मार्केट से इंफॉर्मेशन मिली कि नहीं 13 लाख का भी लगा है, 17 लाख का भी लगा है, 20 लाख का भी लगा है, उसके बेसिस पे 18 लाख का प्रोबेबिलिटी क्या है, 18 लाख का पैकेज लगेगा, प्रोबेबिलिटी क्या है, दैट इज पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी बेस्ड ऑन सम प्रायर बिलीफ एंड न्यू इंफॉर्मेशन, राइट। तो प्रायर बिलीफ एंड न्यू इंफॉर्मेशन को लेके हम लोग पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटीज ऑफ डिफॉल्ट निकालते हैं, एंड दीज टू मॉडल्स आर फेमस फॉर लो डिफॉल्ट पोर्टफोलियोज, प्लूटोटाश एंड बेजियन लर्निंग। तो ये आपके जनरली पीडी के सारे मॉडल्स हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट के। फिर आता है आपका लॉस गिवन डिफॉल्ट। लॉस गिवन डिफॉल्ट, जब भी हम लोग लॉस गिवन डिफॉल्ट की मॉडलिंग करते हैं, सबसे पहले हमें मॉडल करना होता है रिकवरीज, कि जब जब डिफॉल्ट हुआ है कितना रिकवरीज हुआ है ओवर द पीरियड्स। हिस्टोरिकल डेटा में मैं देखूंगा कि रिकवरीज कितना कितना हुआ है। अब ऐसा भी हो सकता है जो रिसेंट में डिफॉल्ट हुए उनका रिकवरीज कंप्लीट नहीं हुआ, राइट। तो इनकम्प्लीट रिकवरीज भी हो सकता है। तो इनकम्प्लीट रिकवरीज को कंसिडर करते हुए व्हाट इज माय रिकवरी रेट, व्हाट इज माय लॉस गिवन डिफॉल्ट, दैट इज आवर फर्स्ट मॉडल। दिस इज कॉल्ड एलजीडी चेन लैडर। ये भी आपका एक्चुअल वर्ल्ड से आया है, चेन लैडर मेथड। ये मेथड क्या बोलता है कि सबसे पहले जो इनकम्प्लीट रिकवरीज है ना, उसको एक्स्ट्रापोलेट करो चेन में, एंड देन रिकवरीज को कंप्लीट करके एस्टिमेट करो हिस्टोरिकल रिकवरी रेट्स क्या रहे हैं। तो अगर आपका रिकवरी रेट्स 40% रहे हैं तो आपका एलजीडी कितना होगा, 60%। बिकॉज रिकवरी तो होती है ना, जब कोई भी डिफॉल्ट करता है तो फोन आते हैं, गुंडे आते हैं घर में, ठीक है, आपको धमकी देंगे कि पैसा वापस करो, आप कुछ पैसा वापस करोगे, दैट इज योर रिकवरी रेट एज अ बैंक। एंड जो पैसा रिकवर नहीं हुआ, दैट इज लॉस गिवन डिफॉल्ट। रिमेंबर मैंने कहा था लॉस के 3 कंपोनेंट्स हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट, लॉस गिवन डिफॉल्ट, एक्सपोजर एट डिफॉल्ट। यहां पे लॉस गिवन डिफॉल्ट का बात कर रहे हैं। तो इनकम्प्लीट रिकवरीज को कैसे एक्स्ट्रापोलेट करें, यहां पे आपकी इनकम्प्लीट रिकवरीज है उसको एक्स्ट्रापोलेट किया, एंड देन रिकवरीज को कंप्लीट करके फाइंड आउट द एवरेज रिकवरी रेट एंड द लॉस गिवन डिफॉल्ट, दैट इज एलजीडी चेन लैडर। उसके बाद कभी भी हम लोग एलजीडी को मॉडल करते हैं ना, हम लोग टुकड़ों में मॉडल करते हैं। अगर डिफॉल्ट हुआ तो डिफॉल्ट के बाद या तो एक कस्टमर क्योर हो जाएगा, क्योर मतलब वापिस पे कर देगा, या वो कस्टमर के कोलैटरल को बेच देंगे, या कुछ आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लेंगे, कुछ भी हो सकता है। या तो क्योर होगा, या उसके कोलैटरल्स को बेच देंगे, या आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करेंगे। तो अलग अलग पॉसिबिलिटीज क्या है आफ्टर डिफॉल्ट, एंड अलग अलग पॉसिबिलिटीज में रिकवरी के चांसेस क्या है, देन एक वेटेड एवरेज निकालो, देन एक वेटेड एवरेज निकालो, दैट इज कॉल्ड कंपोनेंट एलजीडी। कि आप कंपोनेंट्स को मॉडल करो, डिफॉल्ट के बाद क्योर हो सकता है, डिफॉल्ट के बाद सेल हो सकता है कोलैटरल का, डिफॉल्ट के बाद आपका आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो सकता है। तीनों कंपोनेंट्स का प्रोबेबिलिटीज निकालो, एंड क्या लॉस होगा, अगर क्योर हुआ क्या लॉस होगा, अगर सेल हुआ क्या लॉस होगा, अगर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हुआ तो क्या लॉस होगा, एंड देन फाइंड आउट द वेटेड एवरेज, दैट इज कॉल्ड कंपोनेंट एलजीडी। की कंपोनेंट्स में तोड़ दो, रेजोल्यूशन जो है डिफॉल्ट के बाद वो अलग अलग हो सकते हैं, दोज आर लाइक डिफरेंट कंपोनेंट्स। नेक्स्ट है जैकब फ्राई मॉडल। जैकब फ्राई मॉडल जहां पर भी आपके पास डेटा नहीं है मॉडलिंग करने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको इकोनॉमिक कंडीशंस के हिसाब से निकालना है कि आपका लॉस गिवन डिफॉल्ट कितना होगा, बट आपके पास डेटा नहीं है, बिकॉज लॉस गिवन डिफॉल्ट के लिए हिस्टोरिकल डेटा किसका चाहिए, डिफॉल्टर्स का। और डिफॉल्टर्स का डेटा इतना ज्यादा थोड़ा ना होता है, अगर 100 लोन दिया उसमें से 2 डिफॉल्ट किए होंगे, तो डिफॉल्टर्स का डेटा स्पार्स। तो अगर आपको ऐसा मॉडल बनाना है जो आपको हेल्प करे लॉस गिवन डिफॉल्ट को मॉडल करने के लिए एज अ फंक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरमेंट, तो उसके लिए जैकब और फ्राई ने एक मॉडल बनाया था, जैकब फ्राई मॉडल। ये मॉडल क्या बोलता है, मेरे पास एलजीडी का मॉडल बनाने के लिए डेटा नहीं है, बट मुझे ये पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट कैसे इकोनॉमी के हिसाब से बिहेव करता है। आई नो द मैक्रो इकोनॉमिक सेंसिटिविटी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट।
एंड सिंस पीडी एंड एलजीडी आर कोरिलेटेड, तो जिस तरह से जो इकोनॉमिक सेंसिटिविटी हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट के लिए यूज किया है, वैसा ही इकोनॉमिक सेंसिटिविटी एज्यूम करके आप एलजीडी निकाल लो। मतलब अगर ऑन एन एवरेज पीडी 2% है, बट खराब इकोनॉमिक कंडीशन में पीडी आपका ट्रिपल हो गया है, 6% हो गया, तो उसी बेसिस पे अगर आपका एवरेज एलजीडी 25% है, तो खराब इकोनॉमिक कंडीशन में आपका एलजीडी स्केल अप हो जाएगा 31.5%। तो उन्होंने एक इक्वेशन दिया जो अपने को रिलेशनशिप बिल्ड करने में हेल्प करता है कि हाँ, सिंस पीडी एंड एलजीडी आर कोरिलेटेड, अगर कल को इकोनॉमी खराब हुई तो डिफॉल्ट्स भी ज्यादा होंगे, रिकवरीज भी कम होंगी, सब चीज आपस में कनेक्टेड है। तो एलजीडी को स्टैंड अलोन मॉडल करने की जगह एक एवरेज एलजीडी ले लो हिस्टोरिकली, एंड देन जस्ट उसको स्केल अप और स्केल डाउन कर दो बेस्ड ऑन पीडी कैसा बिहेव कर रहा है। अगर पीडी बड़ा है, इसका मतलब इकोनॉमी खराब रही होगी, तो एलजीडी भी प्रोपोर्शनली बढ़ेगा। तो वो 25% से कितना हो जाएगा, 31.5%। तो वो फंक्शन जिसके बेसिस पे ये आपको स्केलिंग का इक्वेशन मिल रहा है, दैट इज गिवन बाय जैकब फ्राई, वेरी फेमस मॉडल। नेक्स्ट इज एलजीडी के लिए भी रिग्रेशन मॉडल्स यूज कर सकते हैं। एलजीडी के लिए भी हम लोग रिग्रेशन मॉडल्स यूज कर सकते हैं। देखो, पीडी के लिए हमारा आउटकम होता है अगर डिफॉल्ट इवेंट तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन, अगर हमारा आउटकम होता है डिफॉल्ट रेट्स तो लॉग ऑड्स रिग्रेशन। एलजीडी में हमारा आउटकम होता है लॉस बिटवीन 0 and 1, एंड वहां पे बीटा रिग्रेशन सबसे अच्छा वर्क करता है। जो लोग स्टैटिस्टिक्स पढ़े होंगे उनको पता होगा बीटा डिस्ट्रीब्यूशन हेल्प्स यू मॉडल आउटकम बिटवीन 0 and 1। तो एलजीडी जो लॉस गिवन डिफॉल्ट है वो बिटवीन 0 and 1 आता है, तो वहां पे बीटा डिस्ट्रीब्यूशन वर्क्स द बेस्ट, इसीलिए बीटा रिग्रेशन सबसे पॉपुलर है फॉर एलजीडी, राइट। अब उसके बाद तीसरा कंपोनेंट है एक्सपोजर एट डिफॉल्ट। दो तरह की फैसिलिटीज होती है। अच्छा, एलजीडी में भी दो तरह की फैसिलिटीज होती है, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड में हमेशा आप जो है कोलैटरल को मॉडल करोगे, क्योंकि कोलैटरल को बेच के आप कितना सेल प्रोसीड्स जो है वो रिकवर करोगे, उसके बेसिस पे आपका एलजीडी निकलेगा। बट अनसिक्योर्ड में कोई कोलैटरल नहीं होता, बिना कोलैटरल के आपको हिस्टोरिकल डेटा से मॉडल करना पड़ता है। तो इस कोर्स के अंदर हम लोग सिक्योर्ड फैसिलिटीज, अनसिक्योर्ड फैसिलिटीज दोनों का एलजीडी कैसे निकालते हैं वो देखने वाले हैं, राइट। नेक्स्ट कंपोनेंट आपका ईएडी। जिस तरह से एलजीडी में दो तरह की फैसिलिटीज होती है, ईएडी में भी दो तरह की फैसिलिटीज होती है, फंडेड, नॉन फंडेड। फंडेड का मतलब है आपने टर्म लोन दे दिया, शुरू में ही दे दिया, वहां पर आपको पता है कि अगर कल को 6 महीने बाद डिफॉल्ट हुआ तो कितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग है, बिकॉज अमोटाइजेशन स्केड्यूल होता है। बट कुछ फैसिलिटीज है लाइक क्रेडिट कार्ड्स, ओवरड्राफ्ट, आपको जस्ट एक लिमिट दिया हुआ है, वो लिमिट का कितना पैसा आप यूज करोगे डिफॉल्ट के पहले वी डोंट नो, तो मॉडलिंग बिकम्स चैलेंजिंग ओवर देयर। तो टर्म लोन्स वगैरह में मॉडलिंग इज इजी, हम लोग अमोटाइजेशन स्केड्यूल मॉडल करते हैं, अमोटाइजेशन स्केड्यूल बनाते हैं, एंड उसके बेसिस पे अपने को पता लगता है कि अगर अलग अलग टाइम पे डिफॉल्ट हुआ तो कितना एक्सपोजर होगा, मतलब बैंक कितना पैसा उस कस्टमर से पाता होगा, व्हाट इज द एक्सपोजर ड्यू एट द टाइम ऑफ डिफॉल्ट। तो उसके लिए सिंपल अमोटाइजेशन स्केड्यूल, बट उसमें आपको प्री पेमेंट को मॉडल करना पड़ेगा, बिकॉज देर इज अ चांस ऑफ प्री पेमेंट, खासकर हाउसिंग लोन में बहुत ज्यादा प्री पेमेंट्स होती है। तो अगर प्री पेमेंट हुआ तब आपका अमोटाइजेशन स्केड्यूल चेंज होगा ना, बिकॉज ऑफ प्री पेमेंट। तो वो प्री पेमेंट का मॉडलिंग भी हम लोग सीखेंगे। उसके अंदर कुछ फेमस फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि बर्नआउट फैक्टर, सीजनिंग फैक्टर, एज फैक्टर। अगेन ये सारा फीचर इंजीनियरिंग का पार्ट है। इस कोर्स का फोकस खाली मॉडल रन करना सिखाना नहीं है, वो तो आपको यूडेमी पे भी मिल जाएगा कि यार ये डेटा होता है, रिग्रेशन करके दिखा दो। इस कोर्स का फोकस है कि डेटा कहां से लेके आए, डेटा कैसा चाहिए, डेटा का डिजाइन कैसा होना चाहिए, फीचर्स को कैसे एनरिच करें, एंड देन मॉडल कैसे बनाएं, राइट। तो ये आपका हो गया टर्म लोन्स के लिए, जहां पे मॉडलिंग इजी है, एक अमोटाइजेशन शेड्यूल आपको दिखेगा। बट जो आपके क्रेडिट कार्ड्स हो गए या ओवरड्राफ्ट हो गए, वहां आपको नहीं पता कि एक कस्टमर लिमिट का कितना परसेंटेज यूज करेगा, तो वहां हम लोग मॉडल करते हैं क्रेडिट कन्वर्जन फैक्टर्स, कि कितना परसेंटेज आपका यूटिलाइज होगा। अगर आपको 100 रुपए का लिमिट दिया है, आपने 20 का यूज किया है, तो 80 रुपीज बाकी है, वो 80 का लिमिट में से कितना परसेंटेज यूटिलाइज करेगा, दैट इज समथिंग यू हैव टू मॉडल, दैट इज कॉल्ड सीसीएफ, क्रेडिट कन्वर्जन फैक्टर। तो आपको नॉन फंडेड फैसिलिटीज के लिए क्रेडिट कन्वर्जन फैक्टर मॉडल करना होगा, फंडेड फैसिलिटीज के लिए आप अमोटाइजेशन स्केड्यूल यूज कर सकते हो, राइट।
अगेन जैसे हमारा पीडी के लिए रिग्रेशन था, एलजीडी के लिए रिग्रेशन था, उसी तरह से सीसीएफ को भी हम लोग रिग्रेस कर सकते हैं थ्रू मैक्रो वेरिएबल्स। जब मैक्रोस खराब है तो उस टाइम पे लोग ज्यादा यूटिलाइज करेंगे अपने क्रेडिट कार्ड को, क्योंकि उनकी जॉब्स चली गई हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा हुआ है, जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं, तो वहां स्ट्रेस सिनेरियो है, लोग ज्यादा जो है अपने क्रेडिट कार्ड्स को यूज करेंगे, द यूटिलाइजेशन रेट विल इंक्रीज। दैट इज योर क्रेडिट कन्वर्जन फैक्टर का रिग्रेशन। नेक्स्ट मॉडल है क्रेडिट मैट्रिक्स। बहुत फेमस मॉडल है। क्या आपको लगता है कि क्रेडिट रिस्क में सिर्फ लोन्स पोर्टफोलियो आते हैं? नहीं, बॉन्ड पोर्टफोलियो भी आते हैं। जो भी बॉन्ड्स आपके बैंकिंग बुक का पार्ट है, दो तरह की बुक्स होती है बैंक में, ट्रेडिंग बुक, बैंकिंग बुक। जो भी बॉन्ड्स आपके बैंकिंग बुक का पार्ट है, उसमें कल को अगर डिफॉल्ट के चांसेस बढ़े तो बॉन्ड का वैल्यू गिर जाएगा, वो भी तो लॉस है। कल को अगर डिफॉल्ट के चांसेस बढ़े तो मार्केट में उस तरह के बॉन्ड के लिए लोग ज्यादा रेट एक्सपेक्ट करेंगे, यील्ड ज्यादा हो जाएगा उसका। तो अगर यील्ड बढ़ेगा तो मार्केट में उस बॉन्ड का वैल्यू गिरेगा, तो वैल्यू गिरेगा जो, वही तो मेरा लॉस है। तो उस तरह के लॉस को हम लोग कैसे मॉडल कर सकते हैं? दैट इज क्रेडिट मैट्रिक्स अप्रोच। वो आपको हेल्प करेगा टू मॉडल लॉसेस इन दो सिनारियोस, राइट। बॉन्ड्स में, सिंस बॉन्ड में अगर क्रेडिट डिटीरियोरेशन हुआ, रेटिंग डाउनग्रेड हुआ, तो बॉन्ड की वैल्यूज गिरेंगी। वो क्या क्या वैल्यूज गिर सकती हैं, अकॉर्डिंगली आप एक्सपेक्टेड लॉस, वर्स्ट केस लॉस सब निकाल सकते हो। दैट इज क्रेडिट मैट्रिक्स अप्रोच, काफी फेमस अप्रोच है। ठीक है, मेरे ख्याल से जेपी मॉर्गन का प्रोप्राइटरी मॉडल है ये। नेक्स्ट, अब काफी सारे लोगों की डिमांड आ रही थी कि सर क्लाइमेट रिस्क कैसे एम्बेड होता है क्रेडिट रिस्क के अंदर, वो भी सिखाओ। क्लाइमेट रिस्क के अंदर भी आपको पता है दो तरह के रिस्क होते हैं, फिजिकल रिस्क, ट्रांजिशन रिस्क। फिजिकल रिस्क क्या है? मैंने लोन दिया है एक बीच हाउस के लिए, गोवा में कोई बीच हाउस है उसके लिए लोन दिया है। अरे फ्यूचर में तो बीच हाउसेस की वैल्यू गिर जाएगी, बिकॉज कितने सारे फ्लड्स आ रहे हैं, कितने सारे सुनामीज आ रहे हैं। उसके कारण अभी तो बीच हाउस प्रॉपर्टी की वैल्यू ज्यादा लगती है हमें, बट फ्यूचर में जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, क्लाइमेट रिस्क बढ़ रहा है, अगर वो बीच हाउसेस जो है वो सुनामी प्रोन एरिया में है, तो वहां पर डिफॉल्ट्स के चांसेस विल इंक्रीज। देर इज अ क्लाइमेट रिस्क इन क्रेडिट रिस्क। मैंने लोन दिया है, बट उस लोन में कल को क्लाइमेटिक फैक्टर्स के कारण, कुछ फिजिकल रिस्क के कारण, लाइक फ्लड, हैवी रेन्स, सुनामी, साइक्लोन्स, उसके कारण डिफॉल्ट्स बढ़ जाएंगे। दैट इज योर क्रेडिट रिस्क। एक होता है ट्रांजिशन रिस्क। ट्रांजिशन रिस्क क्या है? मैं ऑटो मेकर्स को लोन देता हूं, वो ऑटो मेकर्स को ट्रांजिशन करना पड़ेगा टू ईवी टेक्नोलॉजी। अगर उन्होंने ट्रांजिशन नहीं किया तो उनका बिजनेस बंद ही हो जाएगा। क्या पता 10 साल डाउन द लाइन, ठीक है, नितिन गडकरी या कोई भी जो है वो ईवी कार्स को मैंडेट कर दे एंड डीजल कार्स को बंद ही कर दे। तो उस केस में जो ऑटोमेकर अपने आप में ट्रांजिशन नहीं करेगा वो डिफॉल्ट करेगा। तो ट्रांजिशन जो है, इट कम्स एट अ कॉस्ट। आपको टेक्नोलॉजी चेंज करनी पड़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा। जो नहीं कर पाएगा वो डिफॉल्ट करेगा। तो क्रेडिट रिस्क के अंदर क्लाइमेट रिस्क का भी बात है। फिजिकल रिस्क कि आपने लोन दिया है ऐसे एरियाज में जो फिजिकली प्रोन है। ट्रांजिशन रिस्क, आपने लोन दिया कंपनीज को, उनको ट्रांजिट करना पड़ेगा, अगर वो ट्रांजिशन नहीं करेंगे तो डिफॉल्ट्स विल इंक्रीज। दैट इज फिजिकल रिस्क एंड ट्रांजिशन रिस्क, वो भी कवर करने वाले हैं। उसके अलावा सिर्फ रिटेल मॉडल्स नहीं, होलसेल मॉडल्स जो हैं वो इक्वली इंपॉर्टेंट है फ्रॉम अ बैंक परस्पेक्टिव। होलसेल मॉडल्स कैसे अलग होते हैं रिटेल से? रिटेल में आप पूल में एनालिसिस करते हो, होलसेल में आप एक एक कस्टमर का इंडिविजुअल एनालिसिस करते हो। रिटेल में आप ज्यादा स्टैटिस्टिक्स करते हो, ज्यादा क्वांटिटेटिव मॉडल्स यूज करते हो, बट होलसेल में आपको क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव दोनों मॉडल्स यूज करने हैं। तो आप इंडस्ट्री रिस्क को भी एनालाइज करते हो, आप बिजनेस रिस्क को भी एनालाइज करते हो, आप मैनेजमेंट रिस्क को भी एनालाइज करते हो, अपार्ट फ्रॉम जस्ट लुकिंग एट द फाइनेंशियल्स, राइट। एंड नॉट ओनली दिस, वो कंपनी कौन से कंट्री की है, आप कंट्री रिस्क को भी एनालाइज करते हो। तो ये सारे क्वालिटेटिव फैक्टर्स हैं अपार्ट फ्रॉम जस्ट क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स। वो कंबाइन करके आपका एक मॉडल बनेगा। आप एक कंपनी को रेटिंग प्रोवाइड करोगे, आप एक कंपनी को स्कोर प्रोवाइड करोगे। दैट इज कॉल्ड होलसेल स्कोर कार्ड। इंडिया में क्या, वर्ल्ड में एक भी ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं मिलेगा जो होलसेल स्कोर कार्ड बनाना सिखाए। हम लोग आपको सिखाएंगे, ठीक है। उसके ऊपर एक मॉडल मैंने रखा है। तो इंडस्ट्री रिस्क, बिजनेस रिस्क, मैनेजमेंट रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क एंड देन कंट्री रिस्क, ये सारे क्वालिटेटिव पैरामीटर्स कैसे असेस करने हैं एंड कैसे अपने को, कॉर्पोरेट्स को, होलसेल कस्टमर्स को स्कोर प्रोवाइड करना है। दैट इज कॉल्ड
होलसेल स्कोर कार्ड्स। नेक्स्ट इज, अब बैंक्स में क्या होता है ना, सपोज मैं आपको बोलता हूं एक रिटेल कस्टमर है, उसका पीडी 2% है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट 2% है, और एक होलसेल कस्टमर है, उसका प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट 2% है। तो कौन ज्यादा रिस्की है? कौन ज्यादा रिस्की है बताओ प्लीज। एक रिटेल कस्टमर है, उसका पीडी 2% है, और एक होलसेल कस्टमर है, उसका पीडी 2% है। ज्यादा रिस्की कौन है? सब लोग बोल रहे हैं होलसेल। नहीं, दोनों इक्वली रिस्की हैं। क्यों? बिकॉज दोनों का प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट सेम है। तो इस तरह के लैंग्वेज ना आए, इसीलिए बैंक्स में रेटिंग सिस्टम होते हैं, मास्टर रेटिंग स्केल। अगर एक कस्टमर का पीडी 2% है, तो अक्रॉस द बैंक उसको सेम रेटिंग दिया जाएगा, नो पार्शियलिटी। राइट? तो वो मास्टर रेटिंग स्केल, इट्स अ कॉमन एंड यूनिफाइड रेटिंग सिस्टम अक्रॉस द बैंक। वो एक लैंग्वेज है पूरे बैंक के लिए कि किसी का पीडी अगर 5% है तो उसका रेटिंग ये है। तो वो मास्टर रेटिंग स्केल कैसे डिजाइन करते हैं, आप दुनिया में जाके सर्च कर लो, एक बुक एक पेपर नहीं मिलेगा कैसे डिजाइन करते हैं। मैं पूरा कवर करूंगा, दिखाऊंगा आपको मास्टर रेटिंग स्केल कैसे डिजाइन किया जाता है। एंड बैंक्स के अंदर हम लोग सेगमेंटेशन भी करते हैं। हम लोग कभी भी पूरे पोर्टफोलियो को एक साथ एनालाइज नहीं करते, सेगमेंट्स में तोड़ के एनालाइज करते हैं। तो वो सेगमेंटेशन भी कैसे किया जाता है, तो मास्टर रेटिंग स्केल और सेगमेंटेशन, इसके प्रिंसिपल्स क्या है, किन प्रिंसिपल्स के बेसिस पे हम लोग ये तोड़ते हैं पोर्टफोलियो को इनटू डिफरेंट रेटिंग्स या इनटू डिफरेंट सेगमेंट्स। एंड लास्ट है कैलिब्रेशन। राइट? जो भी आपके प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट कर्व आते हैं, अलग अलग रेटिंग में आपका पीडी होगा। राइट? जितना रेटिंग खराब उतना पीडी हायर, वो आपको दिख रहा होगा। जितना रेटिंग खराब उतना पीडी हायर। तो ये इसको बोलते हैं पीडी कर्व। काफी बारी ये पीडी कर्व आपका सही शेप में नहीं आता, या इसके लेवल्स करेक्ट नहीं होते, तो वहां आप कैलिब्रेशन करते हो। उसको स्केलिंग एंड स्मूथनिंग भी बोलते हैं। स्केलिंग एंड स्मूथनिंग काफी जगह भी यूज होता है। तो कैलिब्रेशन टेक्निक से हम लोग पीडी कर्व को अलाइन करते हैं, करेक्ट करते हैं। दैट इज कॉल्ड स्केलिंग एंड स्मूथनिंग। स्केलिंग एंड स्मूथनिंग। राइट? तो ये टॉप 30 मॉडल्स हम लोग इस कोर्स में कवर करने वाले हैं। बट करण सर, इसमें प्रोविजनिंग, स्ट्रेस टेस्टिंग, ये सब कहाँ आया? वो तो मैं आपको हर एक मॉडल का दिखाऊंगा ना, कि वो कैसे कैपिटल कैलकुलेशन में यूज हो सकता है, कैसे प्रोविजनिंग में, कैसे स्ट्रेस टेस्टिंग में। तो आप लोग अगर इस कोर्स में आते हो, तो आपको ये 150 आवर्स का सेल्फ पेस्ड लर्निंग तो मिलेगा ही मिलेगा डे वन पे, मतलब आज ही मिल जाएगा। उसके अलावा ये 6 महीने का एक लाइव बैच जो मैं कर रहा हूं, उसका एक्सेस आपको मिलने वाला है। तो उसमें मेरे को आपको दिखाने थे कि कौन से टॉप 30 मॉडल्स आपको आने चाहिए। वो टॉप 30 मॉडल्स का मैंने आपको आइडिया दिया। राइट? एंड देन हर एक क्लास में जो हम लोग एक्सेल में करेंगे, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग पाइथन इंप्लीमेंटेशन भी रहेगा। हम लोग फोकस रखेंगे एक्सेल में, बट सबके पाइथन कोड्स वगैरह अवेलेबल रहेंगे। एंड छोटा सा एक पाइथन का सेशन रहेगा, क्योंकि पाइथन आज की डेट में इज नॉट द कोर स्किल। क्लॉड जो है, सबके कोडिंग प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं। वो लोग जो वाइब कोडिंग आपको करके देंगे, वो कोई ह्यूमन बीइंग कर ही नहीं सकता। तो फ्यूचर इज नॉट अबाउट कोडिंग, फ्यूचर इज अबाउट डोमेन एक्सपर्टीज। हमारा फोकस यहाँ पे डोमेन एक्सपर्टीज का है। बट सेम चीज को हम लोग आपको पाइथन में करके देंगे। एंड हम लोग ऑब्वियसली जो कोड लिखे हुए हैं सारे, वो हम लोग एआई से नहीं लिखवाते, हम लोगों ने खुद के कोड्स लिखे हुए हैं। राइट? जो आपको कोर्स मिलेगा, ये जो आपको सेल्फ पेस्ड लर्निंग इमीडिएटली मिलेगा, उसमें 50 आवर्स का अलग से पूरा पाइथन का भी कोर्स है, वो भी आपको मिलने वाला है। दैट इज पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। तो उसमें पूरा बेसिक से लेकर एडवांस तक हम लोगों ने पाइथन को कवर किया हुआ है। सो डोंट वरी अबाउट पाइथन, पाइथन भी आपको मिलेगा। मैं आपको दिखा रहा हूं यहाँ पे, तो पूरा पाइथन में भी सारा कोडिंग कवर्ड है। बट मैं वापिस से बोल रहा हूं कि पाइथन इज नॉट द फ्यूचर। सिर्फ पाइथन को देख के ये मत डिसाइड करे कि ये कोर्स करना है कि नहीं। पाइथन डेफिनेटली कवर होगा, लेकिन पाइथन के कारण फ्यूचर में जॉब्स नहीं है। फ्यूचर में जॉब्स रहेंगी बिकॉज ऑफ डोमेन एक्सपर्टीज। बट फॉर कवरेज परस्पेक्टिव हम लोग सब कुछ पाइथन में भी कंप्लीट करेंगे। और एक बोनस सेशन मैं आपको दूंगा कि स्ट्रेस टेस्टिंग एजेंट्स कैसे बनाते हैं। हम आपको दिखाएंगे जियोपॉलिटिकल स्ट्रेस टेस्ट मॉडल के लिए अगर आपको एजेंट बनाना है, तो वो एजेंट्स आप कैसे बना सकते हो, एंड कैसे वो एजेंट्स में आपका डेटा आएगा, कहां पे आप एआई को यूज करोगे, एंड कैसे आप अपने डोमेन एक्सपर्टीज को यूज करोगे। डेटा, एआई एंड डोमेन एक्सपर्टीज, तीनों का एक ब्लेंड बना के हमें एजेंट्स कैसे बनाने हैं, दैट इज अ बोनस सेशन। राइट? इस कोर्स के अंदर पीडी, एलजीडी, ईएडी के सारे स्टैटिस्टिकल, एक्चुरियल, एमएल मॉडल्स कवर्ड है। रिटेल एज वेल एज होलसेल पोर्टफोलियो के लिए, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड लोन्स के लिए, फंडेड अनफंडेड लोन्स के लिए।
नॉट ओनली दिस, मॉडल्स को खाली डेवलप करना नहीं, मॉडल्स को वैलिडेट कैसे करते हैं, क्योंकि मॉडल रिस्क मैनेजमेंट काफी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस हो गई है बैंक्स के अंदर। तो मॉडल डेवलपमेंट एज वेल एज मॉडल वैलिडेशन आपको आना चाहिए, राइट। रेगुलेटरी मॉडल्स एज वेल एज बिजनेस मॉडल्स। रेगुलेटरी मॉडल्स के अंदर बाजल, IFRS 9, स्ट्रेस टेस्टिंग, ये पूरा रेगुलेटरी रिजीम हम लोग कवर करेंगे, राइट। एंड ग्लोबली मॉडल्स आर यूनिफॉर्म, छोटे मोटे चेंज होते हैं, बट ये जो सारा मॉडलिंग आप सीख रहे हो ये ग्लोबल है। मतलब कोई अगर ये कोर्स करता है तो वो US में बैठे हुए भी जॉब कर रहा है, वो यूके में भी कर रहा है, वो ऑस्ट्रेलिया में भी कर रहा है। इनफैक्ट आज के दिन में हमारे पास जो अराउंड 1800 रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं, वो अराउंड 92 कंट्रीज से आते हैं। आई कैन शेयर द स्टैटिस्टिक्स। डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के लोगों ने ये कोर्स किया हुआ है, मिडल ईस्ट, ऑस्ट्रेलिया, यूके, US, 92 सिटीज टू बी प्रिसाइज, 92 सिटीज जो अलग अलग कंट्रीज को बिलोंग करती है, वहां से ये लोगों ने कोर्स किया हुआ है। एंड सबके लिए द लर्निंग इज यूनिवर्सल। तो खाली इंडिया में एप्लीकेबल नहीं है ये, खाली हम लोग RBI के रेगुलेशन से फोकस नहीं कर रहे, हम लोग ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस को सीख रहे हैं, राइट। वीकली 1 लाइव सेशन होगा, वो वीकेंड पे होगा, मॉर्निंग टाइम पे होगा। हम लोग थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं कि सेशन सैटरडे को होगा या संडे को। एंड टाइमिंग विल बी इन बिटवीन 8:30 to 10, 8:30 से 10 AM के बीच में होगा, 2 आवर्स का सेशन रहेगा। सभी के सभी मॉडल्स के लिए एक्सेल इंप्लीमेंटेशन, पाइथन इंप्लीमेंटेशन हम लोग सीखेंगे। हम लोग सिर्फ फोकस स्टैटिस्टिक्स पे नहीं करने वाले, वापस से बोल रहा हूं, डेटा डिजाइन, मॉडल डिजाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, वो हमारा मेन फोकस रहेगा। स्पेशल टॉपिक्स भी कवर्ड है, जैसे कि मशीन लर्निंग, क्लाइमेट रिस्क, आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं, ठीक है। उसके अलावा स्ट्रेस टेस्टिंग एजेंट्स कैसे बनाने हैं वो बताएंगे। एंड कोई भी बैकग्राउंड प्रिज्यूम नहीं है, बेसिक स्टैटिस्टिक्स का अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड है तो इट्स गुड, अगर नहीं है तो आप जब अभी ज्वाइन करोगे आपको सिर्फ एक मॉड्यूल देख के आना है। कौन सा, मैं दिखा दे रहा हूं आप सब लोगों को। जब आप अभी ज्वाइन करोगे, एक मॉड्यूल देख के आना है इस कोर्स को स्टार्ट करने से पहले लाइव, दैट इज पिलर्स ऑफ क्रेडिट रिस्क। ये 10 घंटे का मॉड्यूल है, ये अगर आपने देख लिया तो आपको एंड टू एंड सारा बैकग्राउंड मिल जाएगा टू स्टार्ट दिस लाइव कोर्स। तो आपको ये 10 घंटे का कोर्स देख के आना है, वो आपको इमीडिएटली एक्सेस मिल जाएगा, राइट। उसके अलावा हम लोगों ने बता भी रखा है यहाँ पर, ठीक है, ऑथर्स नोट वगैरह में, ओरिएंटेशन में, कि कैसे आपको कोर्स को फॉलो करना है। डिलीवरेबल्स आपको बता दिया। सेल्फ पेस्ड लर्निंग आपको मिल रहा है 150 आवर्स का, अलग से पाइथन मिल रहा है 50 आवर्स का, ये अलग है फ्रॉम 150 आवर्स। लाइव ट्रेनिंग्स हो रही है विद रिकॉर्डेड एक्सेस ड्यूरिंग द कोर्स, नोट्स, एक्सेल फाइल्स, पाइथन फाइल्स, रीडिंग मटेरियल्स, एक्सेल शीट्स आपको मिलेंगी एनक्रिप्टेड एनवायरनमेंट के अंदर, राइट। एक एक्टिव व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा फॉर लाइव इंटरेक्शंस। अभी हमारे 3 व्हाट्सएप ग्रुप चल रहे हैं, बिकॉज एक ग्रुप में लिमिटेशन होता है 1100 लोगों का, और जैसे मैंने बोला अराउंड 1800 रजिस्टर्ड लोग हैं। आप जब अपने पोर्टल में जाओगे डैशबोर्ड के अंदर, तब आप उन सबका नाम, ईमेल आईडी भी देख पाओगे, तो आप नेटवर्किंग भी कर सकते हो उनके साथ, राइट। और इस बार से 2026 से हम लोगों ने इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी भी स्टार्ट की है, ऑलरेडी स्टार्टेड है, बट आप लोगों को भी वो इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी मिलेगी, खासकर जो फ्रेशर्स हैं। बिकॉज फ्रेशर्स लोग ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि उनको बोला जा रहा है कि आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको क्रेडिट रिस्क में जॉब नहीं देंगे। तो हम लोग आपको एक्सपीरियंस देंगे ना, राइट। तो 2 मंथ्स का इंटर्नशिप होगा एट द एंड ऑफ प्रोग्राम, उसमें हम लोग आपको रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स देंगे, हम आपको क्लाइंट के साथ भी एंगेज करवाएंगे, क्योंकि हम लोग खुद कंसल्टिंग करते हैं। And the projects will be on IFRS, scorecards, capital models, etc. etc. तो ये इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी भी हम लोगों ने फॉर्मली स्टार्ट कर दिया है। ये हम लोगों ने अभी क्यों स्टार्ट किया है, बिकॉज देखो, मैं ट्रुथफुली एक्सेप्ट करूंगा कि आज से 3 साल पहले शायद पीक्स टू टेल्स का नाम ना हो, बट लास्ट 2 सालों में हम लोगों ने इतना कॉर्पोरेट एंगेजमेंट्स किया है कि आप किसी से भी जाके पूछ सकते हो लिंक्डइन पे, इंडिया में पीक्स टू टेल्स को हर कोई जानता है। सब लोग हमारे मॉडल्स यूज कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं। सर्टिफाइड प्रोग्राम है, ठीक है। उससे पहले दिखा दे रहा हूँ कहाँ कहाँ पे ट्रेनिंग्स मैंने ले लिया है, तो थोड़ा सा फोटोज डाला है। तो इंटरनेशनली इंडिया में अराउंड 24 कंपनीज में मैंने लास्ट 1 ईयर में ट्रेनिंग लिया है, लास्ट 1 ईयर में 24 कंपनीज में। उसमें सिबिल भी आता है, जो मतलब पायनियर माना जाता है स्कोर कार्ड्स में इंडिया में। सिंक्रोनी आपको दिख रहा है, ई वैल्यू सर्व, उसके अलावा एक्सिस फाइनेंस, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, अभी मैंने ICICI बैंक सिंगापुर में ट्रेनिंग लिया था, ठीक है। ये आपका नियो बैंक का ट्रेनिंग है, ऐसे बहुत मोटा दिख रहा हूँ मैं आपको। तो अभी जिम जाना शुरू किया 1 साल से। तो बहुत सारा ट्रेनिंग्स मैंने कर लिया है। मैं क्यों दिखा रहा हूँ आपको ये ट्रेनिंग्स, बोस्ट करने के लिए नहीं, ये दिखाने के लिए कि ये मॉड्यूल सब लोग कंज्यूम कर रहे हैं इंडस्ट्री में। एंड सेकेंडली, अब हमारा प्रोग्राम काफी रिकॉग्नाइज हो गया है, तो अगर आप हमारा सर्टिफिकेट लेके जाओगे तो उसका अच्छा खासा वैल्यू है।
देयर इज अ वेरी हाई चांस कि सामने वाला इंटरव्यूअर जो है वो जानता होगा, और शायद वो हमारे कोर्स का भी पार्ट हो, क्योंकि बहुत सीनियर लेवल के लोग भी हमारे कोर्स के पार्ट है, जूनियर्स भी हमारे कोर्स के पार्ट है, राइट। प्लेसमेंट असिस्टेंस रहेगा, उसके लिए मॉक इंटरव्यूज, इनफैक्ट कल ही हमारा एक मॉक इंटरव्यू है एग्जिस्टिंग बैच के लिए, वो हमारे इंडस्ट्री प्रोफेशनल ले रहे हैं, मैं नहीं ले रहा, अनबायस्ड होके एक इंडस्ट्री प्रोफेशनल लेंगे जो सीनियर वीपी है एक बैंक के अंदर, राइट। तो वो मॉक इंटरव्यूज रहेंगे। सीवी बिल्डर का हम लोग एक टूल देंगे विच इज कॉल्ड सी व्यू, ठीक है, सी व्यू, जिससे आप इजिली सीवी अपना बिल्ड कर पाओगे। एक क्वेश्चन बैंक हम लोगों ने बना रखा है फॉर कंसेप्चुअल क्लैरिटी प्रैक्टिस करने के लिए। टॉप 50 इंटरव्यू क्वेश्चंस का एक प्लेबुक हम लोग बना रहे हैं अभी, वो आपको मिलेगा। डायरेक्ट रेफरल्स तो है ही, क्योंकि हमारे प्लेसमेंट पार्टनर्स हैं कुछ कुछ लोग, एंड बाकी हमारा नेटवर्क है काफी बड़ा। पीक्स टू टेल्स के अंदर आज के दिन में अराउंड 4,500 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, जिसमें क्रेडिट रिस्क में अराउंड 1800 रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं, राइट। तो पूरा नेटवर्क का एक्सेस तो रहेगा ही डेफिनेटली। फीस ऑफ द प्रोग्राम, इंडियन एक्सेस के लिए फीस हमारा 60,000 है। इंटरनेशनल एक्सेस में, सिंस हमारे इंटरनेशनल क्लाउड्स का यूज होता है, तो वहां पे फीस हायर है, 900 USD, एंड दिस इज फॉर 3 years एक्सेस। इसमें हम लोग अभी अर्ली बर्ड ऑफर दे रहे हैं, दैट इज 20% का ऑफर, विच इज वैलिड टिल 10th of May। 10th of May तक 20% का ऑफर है, जिससे आपका इफेक्टिव फीस जो आएगा दैट इज 48,000 रुपीज, राइट। इसमें जीएसटी वगैरह सब इंक्लूडिंग है, एंड आप जाके देख सकते हो ग्लोबली आप कोई भी प्रोग्राम कर लो, आपको 2 दिन का प्रोग्राम $2,000 $2,500 ऐसा ही दिखेगा। मैं आपको बोल रहा हूँ 150 घंटे का एक्सेस, 50 घंटे का पाइथन एक्सेस, उसके बाद जो 30 क्लासेस ले रहे हैं, अराउंड 60 घंटे का लाइव बैच, वो सबका कॉस्ट नहीं बोलूंगा, इनफैक्ट इन्वेस्टमेंट बोलूंगा, दैट इज 48,000। ठीक है। इसमें 3 years का एक्सेस है। इसमें एक छोटा सा बोनस देना चाहते हैं जस्ट फॉर फन, जो भी लोग अगले 3 दिन में रजिस्टर करते हैं उनको 3 years की जगह हम लोग 5 years का एक्सेस देंगे। उनको 3 years की जगह 5 years का एक्सेस देंगे फॉर द सेम प्राइस विच इज 48,000, राइट। तो ये पूरा प्रेजेंटेशन था जो मुझे अपनी तरफ से करना था। ऑब्वियसली एंड में एक मार्केटिंग पिच रहता है एज स्टैंडर्ड, ठीक है, बट आपको एक आइडिया लगा होगा कि क्रेडिट रिस्क में अगर आपको मूव करना है तो किस तरह के मॉडल्स आप सीख सकते हो। ये प्रेजेंटेशन सबके साथ शेयर कर दी जाएगी, और अभी आने वाले 4 वीक्स में मैं बैक टू बैक वेबिनार्स लेने वाला हूँ, ठीक है। कुछ वेबिनार्स इंफॉर्मेटिव भी होंगे जिसमें आपको सीखने को मिलेगा, जैसे इसमें आपको ये सीखने को मिला कि क्रेडिट रिस्क में होता क्या क्या है। कुछ और वेबिनार्स होंगे जिसमें एक टॉपिक के ऊपर हम लोग डेडिकेटेडली बात करेंगे, राइट। तो अगर आपको ये प्रोग्राम के लिए एनरोल करना है, आप www.peakstotales.com पे जा सकते हैं, या हमारी टीम से बात कर सकते हैं, ठीक है। उनका नंबर मैं आपको बता दे रहा हूं, इट्स 8697869786, 8697869786। ये 20% का डिस्काउंट आपको कैसे लेना है, क्या कूपन आपको अप्लाई करना है, वो आपको टीम दे देगी, राइट। और उसके अलावा अगर अगले 3 दिन में आप रजिस्टर कर रहे हो तो 3 years की जगह आपको 5 years का एक्सेस मिलेगा, राइट। और ये जो एक्सेस का मतलब है, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपको एक्सेस जो है वो वीडियोस का एक्सेस सिर्फ 3 साल तक मिल रहा है। 3 साल तक जो भी अपडेटेड कंटेंट होगा, जो भी वर्कशॉप्स हम लोग लेते रहते हैं बीच बीच में, वो सारा कंटेंट का एक्सेस आपके पास रहेगा फॉर 3 years। तो इट्स ऑल अपडेटेड बिकॉज रेगुलेशंस है ना, तो रेगुलेशंस को हम लोग टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं, राइट। तो मैं इतना ही रखूंगा आज का सेशन। बाकी अगर आपको 1 to 1 भी मेरे साथ बात करनी है तो आप टीम को बोल के मेरे साथ बात कर सकते हो, या मेरा पर्सनल नंबर ले लो। मैं सबके लिए अप्रोचेबल हूं, मैं 4,000 बच्चों को पढ़ा रहा हूं, एंड सबको पता है कि सबके पास मेरा पर्सनल नंबर है। कोई हमारी टीम में ऐसा नहीं है कि आप अगर कुछ पूछोगे तो वो आपको सेल्स के लिए कॉल करेंगे, नहीं। अगर आप इंटरेस्टेड हो, आप हमें बताओ, आपको हम लोग पेमेंट लिंक भेज देंगे, आप रजिस्टर कर लो। आपको मेरी तरफ से एक बारी भी सेल्स कॉल आते हुए नहीं मिलेगा कि हम लोग आपको सेल्स कॉल कर रहे हैं कि आप ये कोर्स कर लो। सेकेंडली, अगर आपको मुझसे बात करनी है, मेरा नंबर डायरेक्टली अप्रोचेबल है, मेरा नंबर आप लिख सकते हो, इट्स 9780564549, 9780564549। तो अगर आपको मुझसे बात करनी है, आप डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर सबके पास अवेलेबल है। फोन शायद मैं फर्स्ट टाइम में पिक ना करूं बिकॉज मैं वेबिनार्स में रहूंगा या सेशंस में रहूंगा, बट व्हाट्सएप में आपका देख के डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। तो यहां पर ना, मतलब हम लोगों ने कोशिश की है पिक्स टू टेल्स में एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर रखने की जगह एक पर्सनलाइज्ड 1 to 1 टाइप का मेंटरिंग रखें। बिकॉज हम लोग नहीं चाहते कि आपको कुछ पूछना है तो आप पहले कॉल करोगे मेरी टीम में महक को, देन वो मेरे साथ एंगेज करवाएगी, नहीं। आप डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं हर एक ग्रुप में प्रेजेंट भी हूँ।
सेकेंडली, हम लोग कोई भी सेल्स पिच करते ही नहीं है किसी को। आपको कोई भी चला के फोन नहीं आएगा, कोई भी आपको स्पैमिंग नहीं की जाएगी। आप इंटरेस्टेड हो तो आप खुद से हमें बता सकते हो, एंड देन यू कैन एनरोल इनटू द कोर्स। राइट, मेरे ख्याल से यही वो प्रिंसिपल्स हैं जिनके कारण ये कोर्स हमारा काफी सक्सेसफुल हुआ है। सो थैंक यू वेरी मच सैटरडे को टाइम निकालने के लिए। आई होप ये सेशन आपके लिए एनरिचिंग रहा हो। कल भी हमारा एक वेबिनार हो रहा है मार्केट रिस्क के ऊपर, दैट इज 6 PM। तो वो भी आप रजिस्टर कर सकते हो, उसका भी लिंक मैं आप सबको भिजवाऊंगा। तो वो भी आप कर सकते हो, उससे आपको मार्केट रिस्क में क्या अपॉर्चुनिटीज है, क्या लैंडस्केप है, वो पता लगेगा। थैंक यू एंड गुड बाय, हैव अ नाइस वीकेंड। बाय। ठीक है, अलग से जो क्वेश्चंस आपको पूछने हैं वो आप व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ सकते हो, महक से पूछ सकते हो। एंड अगर आपको 1 to 1 भी कुछ डाउट्स पूछने हैं, बात करनी है, तो आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। थैंक यू।